डियर फ्रेंड, वेलकम। आज हम एक नई वीडियो के साथ आपके पास आ रहे हैं। APY अटल पेंशन योजना, जो कि भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक स्कीम है और एडमिनिस्ट्रेटेड बाय PFRD है। और इसको बनाने का और आप तक प्रस्तुत करने का मकसद जो है कि हर नागरिक इस स्कीम से अवेयर हो, क्योंकि सरकार ये चाहती है कि जो इसमें आते हैं, इस एज ग्रुप में हैं 18 से 40, जो हम आगे डिटेल करेंगे, उन सब के पास ये जानकारी हो और सब लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। इसके अलावा ये वीडियो जो है, जो हमारे साथी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं डिफरेंट टाइप के, PFRD जो कि इसको एडमिनिस्ट्रेट करता है, उनका भी जो पेपर होता है असिस्टेंट का या अदर पेपर जो उनके होते हैं, उनके लिए भी उपयोगी है। इसके अलावा UPSC, SEBI, RBI, नाबार्ड, फाइनेंशियल इंक्लूजन में जो काम करते हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट भी कह सकते हैं, उनके लिए भी, बैंक्स, पोस्ट ऑफिस, BC बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट, जो कि इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, जिनको POP भी हम बोलते हैं, सर्विस प्रोवाइडर बोलते हैं, उनके लिए बहुत उपयोगी रहेगी। क्योंकि उनको डिफरेंट टाइम पे, अलग अलग टाइम पे डिफरेंट चीज़ों से, स्कीम से जुड़ना पड़ता है, देखना पड़ता है। कस्टमर आता है, सब्सक्राइबर जिसे हम बोलते हैं स्कीम में, तो उनके लिए पूरी जानकारी दी गई है। उसके अलावा जो हमारे रिसर्च कर रहे हैं, फेलो हैं, उनके लिए भी बहुत ही उपयोगी है। रिसर्च मीन कोई PhD कर रहा है, कोई पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है या किसी तरह से भी कर रहा है। इस रिसर्च मीन कोई पेंशन पे कर रहा है, गवर्नमेंट की स्कीम्स पे कर रहा है, सोशल सिक्योरिटी से कर रहा है, डिफरेंट कंट्रीज़ पूरे वर्ल्ड में PhD हो सकती है, छोटे लेवल की रिसर्च हो सकती है, या वो पब्लिक बेनिफिट के लिए ये चीज़ें बना रहा है, उनके लिए ये बहुत उपयोगी रहेगी। इसके अलावा जो सरकारी विभाग हैं, जिनका इनसे वास्ता पड़ता है गवर्नमेंट स्कीम से, NGO हैं जो ये इम्प्लीमेंट करती हैं, FLC है, फाइनेंशियल लिटरेसी काउंसलर हैं, क्योंकि जब वो लिटरेसी को कराते हैं तो उसके अंडर ये स्कीम आती है। FI के अंडर, फाइनेंशियल इंक्लूजन में, टीचर्स, स्टूडेंट, एटसेट्रा। और जो हमारी फैक्ट्रीज़ हैं, वो अपने वर्कर के लिए इस स्कीम का बेनिफिट उठा सकती हैं और उनको ये स्कीम एज ए गिफ्ट भी दे सकती हैं या उनको एडवाइस करके, क्योंकि उनकी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। तो इस तरह से ये स्कीम बहुत ही उपयोगी है। और इस स्कीम में हमने अप टू डेट जितने भी सर्कुलर गवर्नमेंट से आए हुए हैं, PFRD या अदर डिपार्टमेंट से, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से या अदर UDI से, जो आधार कार्ड है उससे लिंक जो सर्कुलर इस स्कीम से हैं, वो भी इसमें डाले हैं। और इसमें लेटेस्ट सर्कुलर तक जो है हमने अमेंड किया है। इसके कितने SOP जो हैं वो POP के ऊपर कैसे लागू होना है, कैसे कैसे होना है, उसके लिए एक हम अलग से वीडियो भी इसमें डाल रहे हैं। उसका थोड़ा सा हमने ब्रीफ दिया है इस स्कीम के इस वीडियो के एंड पे, और उसके लिए एक सेपरेट वीडियो भी हम इसमें डालेंगे ताकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। और इसके अलावा जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, मैं उनके लिए दोबारा से कह रहा हूँ, इसमें मैं जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बनेंगे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको भी इस पे हाईलाइट करता रहूँगा, तो आप वो देख सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो आपसे मेरी ये गुजारिश है, जो कैटेगरी मैंने इसमें बताई हैं, उनमें से रिलेटेड कोई भी आपका साथी है, कोई ग्रुप है, तो उनमें ज़रूर इसको शेयर कर दें ताकि वो इसका फ़ायदा उठा सकें। और इसको लाइक करें, अगर आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब भी करें और प्रेस द बेल आइकॉन टू ऑल करें। इसमें हम अपने नोबल यूथ, जो हमारा ये चैनल है, उसके ऊपर डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए
वीडियोस डालते रहते हैं मैथमेटिक्स में, अदर सब्जेक्ट पे, और जो एडवर्टाइजमेंट्स नहीं आती हैं उनको भी इसमें डालते रहते हैं। तो आप उनको देखने के लिए इस पे प्रेस द बेल आइकॉन टू ऑल भी कर सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। और ये जो स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। ये इसकी जो नोटिफिकेशन है वो 16 अक्टूबर को जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इशू करी थी 2015 से, और उस स्कीम का नाम है अटल पेंशन योजना। तो हम आगे बढ़ते हैं और इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड आपको बताते हैं। ये जो स्कीम है ये विद इफ़ेक्ट फ्रॉम 1 जून 2005 से इम्प्लीमेंट हुई है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको नोट कर सकते हैं। और इसमें क्या है कि ये किसके लिए है? यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी स्कीम फॉर ऑल इंडियंस। ये ऑल इंडियंस के बनाई गई थी, परंतु अभी इसमें एक थोड़ा अमेंडमेंट किया गया है 1 अक्टूबर 2022 से। इसमें जो इनकम टैक्स पेयर की ग्रुप में आते हैं उनको अब इस स्कीम से बेनिफिट नहीं मिलेगा, उनको इससे हटा दिया गया। उसकी डिटेल हम आगे बताएंगे, सर्कुलर भी डाला हुआ है। और ये जो स्कीम है स्पेशली फॉर पुअर, द अंडर प्रिविलेज्ड एंड द वर्कर इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ये जो पॉइंट है, ये जो लाइन है, इसके ऊपर कई बार वो क्वेश्चन डाल देता है कि ये एपीवाई स्कीम किन किन के लिए बनाई गई है। तो आपने उसके नीचे 4-5 पॉइंट वो डाल देता है। तो उसमें जिसमें ये लिखा हो पुअर, अंडर प्रिविलेज्ड एंड द वर्कर ऑफ द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, उनके लिए है, तो आपने वो टिक कर देना है। एपीवाई इज बीइंग एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द पीएफआरडी मीन पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसके द्वारा ये एडमिनिस्ट्रेटेड होती है। ये वर्ड भी आप नोट कर लें, कई बार पूछ लेता है कि हु इज़ द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ दिस, तो ये है अंडर द ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्ट ऑफ द नेशनल पेंशन स्कीम, ये उसके अंतर्गत आती है। ये सारे पॉइंट आपके लिए पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। एक पॉइंट ये बन सकता है आपका, ये बन सकता है, और ये बन सकता है, और ये बन सकता है। तो इसके आगे हम चलते हैं और इसमें आप एलिजिबिलिटी बताइए उसने। एज पर द स्कीम जो 2015 में लॉन्च हुई थी, उसमें ऑल सिटीजन, एपीवाई इज ओपन टू ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया हु हैव ए सेविंग बैंक अकाउंट, जिसका सेविंग बैंक अकाउंट हो। बस छोटी सी कंडीशन रखी गई है, किसी भी बैंक में हो, किसी भी डाकखाने में हो, वो कोई भी बैंक हो सकता है जिसके नाम आगे में बैंक लिखा हुआ है, चाहे वो रीजनल रूरल बैंक है, कमर्शियल बैंक है, प्राइवेट बैंक है, एनी बैंक, और पोस्ट ऑफिस। और इसमें क्या था, मिनिमम जो एज ऑफ ज्वाइनिंग है वो 18 साल थी और मैक्सिमम 40 वर्ष। यहाँ पर जो ऑल सिटीजन है उसमें थोड़ा सा भी चेंज आया है, अमेंड कर दिया है, वो मैं आपको बता रहा हूँ, ये लिखा हुआ है। और इसमें जो हमने हरे रंग में डाली हैं चीज़ें, वो इस जो बेसिक इसकी स्कीम थी वो उसका पार्ट उस टाइम नहीं थी, लेकिन अब बन गई हैं क्योंकि अमेंड हो चुकी हैं। तो उसको हमने हरे में डाला है ताकि आप लोग उसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकें। प्रोवाइडेड दैट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2022 एनी सिटीजन हु इज और हैज़ बीन एन इनकम टैक्स पेयर शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर टू ज्वाइन एपीवाई। एक्सप्लेनेशन, उसकी एक्सप्लेनेशन दी है उसने, फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज द एक्सप्लेनेशन इनकम टैक्स पेयर, उसने वर्ड ये यूज किया है। शैल बीन ए पर्सन हु इज लायबल टू पे इनकम टैक्स इन अकॉर्डेंस विद द इनकम टैक्स एक्ट 1961 एज अमेंडेड टाइम टू टाइम। तो ये इसमें अब मेंबर नहीं बन सकेंगे 1 अक्टूबर को। और ये नोटिफिकेशन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस ने निकाली थी 10 अगस्त 2022 को, और ये इम्प्लीमेंट हो चुकी है 1 अक्टूबर 22। ये क्वेश्चन बन सकता है, इसमें एज का क्राइटेरिया पूछ सकते हैं और इनकम टैक्स पेयर की वो एक्सप्लेनेशन पूछ सकता है कौन इसमें इंक्लूड होगा और नहीं होगा। इसका सर्कुलर भी आगे हमने डाला हुआ है और डिटेल इसमें दी हुई है। तो हम आगे चलते हैं। अब फीचर ऑफ द एपीवाई, ये क्या है? एपीवाई इज ए वॉलंटरी पीरियोडिक कंट्रीब्यूशन बेस्ड पेंशन सिस्टम अंडर विच द सब्सक्राइबर वुड रिसीव द फॉलोइंग बेनिफिट। उसको क्या बेनिफिट मिलेंगे? बहुत अच्छे इसमें बेनिफिट जो हैं बताए गए हैं। इसमें फर्स्ट बेनिफिट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटीड मिनिमम पेंशन अमाउंट।
इसमें मिनिमम गारंटीड पेंशन अमाउंट दिया है। अगर उनका कॉर्पस या जो इसकी वेल्थ बननी है अगर वो कम भी बनती है, फिर भी बाकी पोर्शन गवर्नमेंट अपने पास से डाल के वो सब्सक्राइबर को देगी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की इसमें जो है वो गारंटी है। सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटीड मिनिमम पेंशन कि कौन कौन से इसमें 5 हैं। 1000 की है पर मंथ, 2000, 3000, 4000 और 5000 रुपये आफ्टर द एज ऑफ 60 ईयर्स अनटिल डेथ। तो ये नोट कर लेना, कोई भी पेंशन है वो नॉर्मली 60 साल के बाद मिलती है। और ये भी इसमें भी क्लियर कर दिया गया। लोग कहीं समझते हैं कि हमारी अभी पेंशन मिल जाएगी, क्योंकि जब हम इसको एडवर्टाइज करते हैं ये लोगों को बताते हैं, क्योंकि मैं खुद इसकी एडवर्टाइज करता रहा हूँ और बहुत अटल पेंशन योजना जो है बेची हैं, क्योंकि मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से एक मैनेजर रिटायर हूँ और मेरी असाइनमेंट भी 2 बार ऐसी रही है, मैनेजर FI एंड BC फाइनेंशियल इनकम। तो उसके अंतर्गत मैं बहुत इसमें एडवर्टाइज किया और बहुत बुक की और लोगों को समझाया। और गांव में खासकर इनकी बहुत ज़रूरत है, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जिस पर्पज़ के लिए सोशल सिक्योरिटी स्कीम भारत सरकार ने बनाई हुई है। ये बहुत ही उपयोगी है और बहुत यूजफुल है। और इसमें लगभग 4 करोड़ 40 लाख मेंबर बन चुके हैं, वो हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। तो एक तो बेनिफिट ये है इसमें। दूसरा जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटीड मिनिमम पेंशन अमाउंट टू द स्पाउस, मीन उसका स्पाउस हो जाए। जैसे एक आदमी ने ये पेंशन स्कीम खरीदी है, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसके बाद उसके स्पाउस को ये पेंशन सेम अमाउंट की मिलेगी। आफ्टर द सब्सक्राइबर्स डीमाइस मीन डेथ, द स्पाउस ऑफ द सब्सक्राइबर शैल बी इंटाइटल्ड टू रिसीव द सेम पेंशन अमाउंट एज दैट ऑफ द सब्सक्राइबर अंटिल द डेथ ऑफ द स्पाउस। जब तक उस स्पाउस की डेथ नहीं होती तब तक वो उसको मिलेगा। 2 बेनिफिट हो गए। तीसरा बेनिफिट जो है मैं आपको बताता हूँ इस स्कीम में, जो बहुत बढ़िया दिया हुआ है वो है, अब इसमें जो है थर्ड, ये एक चीज़ जो है, जब इनिशियल स्टेज पे ये स्कीम बनी थी तो ये उसमें ऐड नहीं था, ये बाद में ऐड किया गया। मैंने बताया कि जो ग्रीन रंग में इसमें दिखाऊंगा वो स्कीम इनिशियल स्टेज जो स्कीम थी उसमें नहीं था, ये बाद में इसमें ऐड किया गया है। इसमें क्या है कि अगर किसी सब्सक्राइबर की डेथ हो जाती है 60 साल से पहले, तो पहले ये था कि उसका जो स्पाउस है उसको उसके पैसे मिल जाते थे सारे, परंतु अब इसमें वो जो स्पाउस है वो उस स्कीम को आगे चला सकता है या उसको बंद करवा सकता है, वो उसकी अपनी ऑप्शन है। तो इस स्कीम को मैं पढ़ देता हूँ। ये जो पैरा है ये बाद में थर्ड पैरा ऐड हुआ है, सर्कुलर का नंबर भी मैं आगे बता दूंगा आपको। ऑप्शन टू द स्पाउस ऑफ द सब्सक्राइबर टू कंटिन्यू कंट्रीब्यूशन टू APY ऑन डेथ ऑफ द सब्सक्राइबर। स्पाउस के लिए अगर आदमी की थी तो उसकी औरत, अगर औरत ने खरीदी हुई थी तो उसके आदमी को ये राइट मिलेगा। बिफोर द एज ऑफ 60 ईयर्स, अगर 60 साल से पहले उसकी डेथ हो जाती है, तो अगर 60 के बाद होती है तो स्पाउस को मिली जानी है पेंशन। इफ़ द सब्सक्राइबर डाइज बिफोर द एज ऑफ 60 ईयर, हिज हर स्पाउस वुड बी गिवन एन ऑप्शन to continue contributing to APY account of the subscriber, which can be maintained in the spouse name for the remaining vesting period till the original subscriber would have attained the age of the 60 year। यहाँ पर पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जिसने ये स्कीम खरीदी थी सब्सक्राइबर था, उसकी 60 साल की उम्र तक। मान लो एक आदमी ने खरीदी थी, उसकी औरत की उम्र कुछ भी हो सकती है, आदमी से ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, परंतु ये स्कीम जो परचेजर था, इसका सब्सक्राइबर था, उस पति की जब 60 साल की एज होनी थी तब तक उसको रिमेनिंग टाइम में जो इसका अमाउंट है वो उसको पे करना पड़ेगा। और उसके बाद क्या है, उसको वो पेंशन मिल जाएगी। 5000 वाली है तो 5000, 1000 वाली है तो 1000, 2000। द स्पाउस ऑफ द सब्सक्राइबर शैल बी इंटाइटल्ड टू रिसीव द सेम पेंशन अमाउंट एज दैट ऑफ द सब्सक्राइबर अंटिल द डेथ ऑफ द स्पाउस। तो ये है, पहले ये नहीं थी क्लास, ये बाद में ऐड की गई है। इसके अलावा थर्ड बेनिफिट भी है, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। अब ये हमारी जो इसमें ऐड किया गया है, ये 22 मार्च 2016 को ये क्लास ऐड की गई है, थर्ड पैरा जो है। और जो ये अब ये चौथा जो पैरा है, ये पहले थर्ड था, अभी इसको 4 बना दी गया एज पर द सर्कुलर। उसमें क्या है, रिटर्न ऑफ द पेंशन वेल्थ टू द नॉमिनी। अगर दोनों की डेथ हो जाती है, हस्बैंड वाइफ की दोनों की होगी, तो उसका जो नॉमिनी है उसको वो वेल्थ जो बनी है, पेंशन वेल्थ बनी है, वो उसको
पे होगी। आफ्टर द डिमाइस ऑफ द बोथ द सब्सक्राइबर एंड द स्पाउस, द नॉमिनी ऑफ द सब्सक्राइबर शैल बी इंटाइटल्ड टू रिसीव द पेंशन वेल्थ एज अकोमुलेटेड टिल एज 60 ऑफ द सब्सक्राइबर। तो ये क्वेश्चन पेपर में जो मैंने बताया दिखाए हैं, इनमें से किसी पर भी वो क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, तो बी केयरफुल। तो आगे हम चलते हैं। आपको कहता है कि कंट्रीब्यूशन पेमेंट बाय सब्सक्राइबर, उसमें क्या है, बैंक ने ये कर दिया कि उसका ऑटो डेबिट होना चाहिए, वो कैश नहीं जमा कराएगा। उसका सेविंग अकाउंट होना चाहिए इस बैंक में, सेविंग बैंक अकाउंट ऑफ द सब्सक्राइबर। और जो इसकी सब्सक्रिप्शन जानी है वो मंथली भी हो सकती है, क्वार्टरली भी हो सकती है, हाफ ईयरली भी हो सकती है, फ्रीक्वेंसी पे। ये सब्सक्राइबर की चॉइस है, वो मर्जी है, वो कोई भी इसमें से ऑप्ट कर सकता है। और सब्सक्राइबर को टिल द एज ऑफ 60 साल की उम्र तक ये पे करना पड़ेगा। वो जिस टाइम भी परचेज करे, 18 में करीब परचेज करता है, ये सब्सक्राइबर बनता है 30 में या 40 में, तो रिमेनिंग जो ईयर्स हैं उसको वो पे करना पड़ेगा। और चार्ट के अनुसार जो है इसकी जो डिटेल दी हुई है पेंशन वाइज, उसमें अनेक्शर 1 है, तो उसके अनुसार उसको वो कंट्रीब्यूशन लगेगा। तो ये नोट कर लीजिए, ऑटो डेबिट होना चाहिए, उसका सेविंग बैंक अकाउंट होना चाहिए सब्सक्राइबर का, मंथली, क्वार्टरली एंड हाफ ईयरली फ्रिक्वेंसी होनी चाहिए। इस पर वो क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है जी। और इसमें जो हमारे मेन जो हैं, ये जो चार्ट है उसके अनुसार जो है उसको पे करना है। अगर वो 1000 वाली स्कीम लेता है, क्योंकि 5 हैं मंथली पेंशन वाली, तो अगर वो 18 साल का है, उदाहरण के तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पर ये बताया गया है, ये जो चार्ट है उसी का पार्ट है ये। और 42 रुपया पर मंथ उसको पे करना पड़ेगा टिल द एज ऑफ 60। अगर वो 40 साल की एज में ज्वाइन करता है और पेंशन वही 1000 वही लगता है, तो उसको 291 रुपया 291 पर मंथ उसको पे करना पड़ेगा। अगर वो व्यक्ति सब्सक्राइबर 5000 वाली मंथली की स्कीम लेता है, तो इसके बीच का डाटा आप देख सकते हैं, क्योंकि वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और वैसे जनरल पब्लिक के लिए है, तो वो किसी भी आप गूगल में खोल के चेक कर सकते हैं। जब आप बैंक में जाएंगे तो सिस्टम अपने आप ही, या पोस्ट ऑफिस में जाएंगे अपने आप ही वो बता देता है इतना अमाउंट है, वो अपने आप ऑटोमेटिक ही उसमें इनबिल्ट है, वो उठा लेता है। अगर उसकी एज 18 साल है तो उसको 210, क्योंकि यहाँ पर 42 था, क्योंकि पेंशन 5 गुना होगी, 1000 से 5000 होगी, तो अमाउंट भी 5 टाइम हो जाएगा 210। और ऐसे ही अगर वो 40 साल का है तो रिमेनिंग उसने 20 ईयर पे करने हैं, तो 1454 रुपये। अभी एक पीछे पेपर आया था तो उसमें PFRD का ही था, जिसमें कि 2 पार्ट होते हैं, पेपर 1 या पेपर 2, प्री या मेन कह सकते हैं। उसमें क्वेश्चन था कि मिनिमम कितना टाइम अटल पेंशन में, मिनिमम कितने टाइम जो है वो पे करना है सब्सक्राइबर में, तो उसका आंसर था 20, क्योंकि जब वो 40 साल की एज में लेगा तो इसका मतलब मिनिमम 20 ईयर से कम नहीं हो सकता। उसमें ऑप्शन थी 10, 20, 50, 60, 70 ऐसे थी ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से, तो 20 ईयर का इसमें आंसर था। तो इस पर भी क्वेश्चन उसने पीछे डाला है, तो बी केयरफुल, कहीं से भी वो क्वेश्चन डाल सकता है। अब इसमें क्या है, इसमें एक और पॉइंट आपको जो बताने जा रहा हूँ मैं, एलिजिबिलिटी फॉर द को कंट्रीब्यूशन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जब ये स्कीम बनाई गई थी तो सरकार ने इस स्कीम को प्रमोट करने के लिए 5 साल तक जो है अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करना था, जो कि मैक्सिमम पर एनम 1000 था। उसकी मैं डिटेल आपको बता देता हूँ, कई बार वो इस पे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। हु आर नॉट इनकम, अब किस किस को ये मिलनी थी, एलिजिबल जो थे जब ये स्कीम लॉन्च हुई थी। हु आर नॉट इनकम टैक्स पेयर, जो इनकम टैक्स पेयर नहीं थे, एंड हु आर नॉट कवर्ड अंडर एनी स्टैट्यूटरी सोशल सिक्योरिटी स्कीम। ये 2 पॉइंट थे उसमें, एक तो उसकी एज होनी चाहिए इस 18 से 40, जो इन 3 चीज़ों में आते थे, इनकम टैक्स पेयर और जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम जिसके पास पहले नहीं थी, वो इसके लिए इंटाइटल्ड थे। इंटाइटल जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से को कंट्रीब्यूशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट था, वो क्या था, 50% ऑफ द टोटल प्रेस्क्राइब्ड कंट्रीब्यूशन, जो मैंने अभी पीछे दिखाया था। जैसे 18 साल वाले को 42 रुपया देने थे, तो उसका 21 रुपया सरकार ने देना था। और एक साल में अगर 21 को 12 से गुना करें तो जितना अमाउंट बनता था वो 1000 से कम था, मैक्सिमम 1000 था। जैसे मान लो किसी ने 5000 वाली खरीदी है तो उसमें 1454 या अमाउंट था, तो वो उसने देना था, तो उसको वो मंथली थी, तो उसको 12 से गुना कर लें तो बहुत अमाउंट बन जाएगा। पर सरकार ने 1000 रुपये तक लिमिट रखी थी कि हम 1000 देंगे। विल बी अवेलेबल फॉर दोज
एलिजिबल सब्सक्राइबर, और उसके लिए एक और कंडीशन रखी थी कि जो 31 दिसंबर 2015 से पहले पहले इसमें ज्वाइन कर लेंगे, बिफोर 31 दिसंबर 2015। और उनको ये बेनिफिट कब तक मिलना था? द सेंट्रल गवर्नमेंट को कंट्रीब्यूशन शैल बी अवेलेबल फॉर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर फॉर फाइनेंशियल ईयर 2015-16 से 2019 और 20 तक ये बेनिफिट मिलना था। नोटेड। कुछ स्टेट गवर्नमेंट ने भी इसमें दी थी, जैसे हिमाचल है उसने दी थी, उसका हम शायद एक अलग से सर्कुलर डालेंगे भी, क्या क्या एडिशनल थी, वो पॉइंट भी आगे आएगा, वो भी डिस्कस करेंगे हम। तो ये पॉइंट जो है क्वेश्चन इनमें नोट कर लीजिए भी, किन किन को अगर वो पूछ सकता है कि को कंट्रीब्यूशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट किस किस को किस स्टेज पे मिलना था, जो कि इनकम टैक्स पेयर नहीं थे और जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम में इंक्लूड नहीं थे, 50% ऑफ द टोटल अमाउंट, और अप टू 1000 पर एनम। इसके ऊपर पहले भी एक बार क्वेश्चन में पूछ सकता है, उसके ऊपर वो क्वेश्चन लिख के नीचे 3-4 उसने कंडीशन लिख दी थी, तो ये उसका आंसर था। और जिन्होंने 31 दिसंबर 2015 तक किया था और 5 साल तक थी, 15-16 से लेकर 19-20 तक। तो हम आगे चलते हैं। और ये जो को कंट्रीब्यूशन है, ये कुछ कंडीशन में वापस भी नहीं कईयों को मिलना था, कईयों से काट लेना था, वो आगे स्कीम में बताऊंगा क्या था, तो बी केयरफुल। अब इसमें जो मैंने अभी बताया था स्टेट गवर्नमेंट के बारे में, एडिशनल वॉलंटरली को कंट्रीब्यूशन बाय द स्टेट गवर्नमेंट। State government are unable to provide additional voluntary co-contribution to APY subscriber of their state. The procedure would be prescribed by PFRDA in consultation with the central government. तो इसमें APY के ऊपर कुछ छूट दी गई हैं, क्योंकि सरकार ये चाहती है, या स्टेट हो या सेंटर, कि उनके नागरिक जो हैं देश के, उनको ये सोशल सिक्योरिटी हो, 60 साल के बाद जो है उनको कोई भी दिक्कत ना आए, पेंशन उनको अपने जीवन निर्वाह में। जैसे मैंने अभी बताया था, हिमाचल गवर्नमेंट ने 3 इयर्स का किया था, हरियाणा गवर्नमेंट भी इसमें जो है वो एक, उसके साथ कुछ और भी स्कीमें हैं, जैसे PMSBY है, PMJJBY है, और उसके अलावा 2 स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं। उनके ऊपर वो जो इसमें कंट्रीब्यूशन करते हैं, उसमें कंडीशन है कि अगर उस परिवार की आए, परिवार क्योंकि हरियाणा में एक फैमिली आईडी बन चुका है, परिवहन पहचान पत्र, जो उसमें इनकम डाली गई है उसको कंसीडर करते हैं, जिनकी 1,80,000 रुपये तक सालाना आय है, उस रिकॉर्ड जो उन्होंने सरकार को दिया हुआ है अपना पहचान पत्र में। अगर वो फार्मर है, किसान है, और 2 एकड़ तक लैंड है, तो उनको ये पैसे सरकार रिम्बर्स कर देती है। पहले तो देना पड़ेगा बैंक में, बाद में उनको वापस आ जाएगा। एक परिवार में मैक्सिमम 6,000, ये जो डिफरेंट स्कीम्स हैं 4-5 हैं, उनके ऊपर मैक्सिमम एक परिवार को 6,000 रुपये इसमें वापस आ जाता है। तो अदर स्टेट्स के बारे में भी हम करके, जो PhD वगैरह यहाँ हायर कर रहे हैं, उनके लिए एक अलग से वीडियो भी डालेंगे। नेक्स्ट चलते हैं इसमें कि प्रोसेस फॉर इनरोलमेंट अंडर APY। ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया in the age group of 18 to 40, 18 to 14 years can enroll themselves under APY by submitting the duly completed application form to any enrollment agency. enrollment agencies के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, क्या क्या हैं, बैंक्स, पोस्ट ऑफिस, आगे BC हैं, MFI हैं, एटसेट्रा हैं। तो उनको उसको ड्यूली कंप्लीटेड एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, फॉर्म। आजकल ऑनलाइन भी आ गया प्रोविज़न, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। पर ये ऑल सिटीजन में थोड़ा सा बदलाव आ चुका है। मैंने पहले भी बताया कि जो इनकम टैक्स पेई हैं वो 1 अक्टूबर 2022 से एलिजिबल नहीं रहे हैं अब वो। तो आगे चलते हैं। ये पॉइंट बड़ा इम्पोर्टेंट है, इनरोलमेंट एजेंसी अंडर APY। अब कौन कौन से इसमें इनरोलमेंट एजेंसीज होंगी ये देख लीजिए। all bank including all national bank, private bank, banking companies, regional rural bank, cooperative banks etc. either directly or through the following enabler मीन कि जो उनके साथ एसोसिएट हैं, जिनको वो पॉइंट करते हैं। all point of presence सर्विस प्रोवाइडर, इनको all point of presence भी बोलते हैं और सर्विस प्रोवाइडर भी बोलते हैं। ये वर्ड भी कई बार वो पूछ लेता है APY के साथ कि ये क्या है। उसमें कौन कौन से आते हैं? एंड एग्रीगेटर्स विच आर गवर्नड अंडर द इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्ट ऑफ NPS आर अपॉइंटेड बाई सच बाई PFRDA कुड वर्क एज फैसिलिटेटर्स विद बैंक्स। तो बैंक के साथ वो वर्क करके इस पे करते हैं
और उनके लिए जो वर्ड हम यूज करते हैं, दोज बिजनेस कोरस्पोंडेंट, एग्जिस्टिंग नॉन बैंकिंग एग्रीगेटर्स, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, MFI बोलते हैं इसको, एटसेट्रा, हु आर अपॉइंटेड एज इनएबलर बाई बैंक्स। इसके अलावा जो है अदर इनरोलमेंट एजेंसी दैट मे बी स्पेसिफाइड बाई द PFRD, जो PFRD ने करेंगे, और द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट और PFRD इसमें करेगी, सच एज डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस अंडर CBS प्लेटफार्म, जहाँ पर CBS प्लेटफार्म है, क्योंकि सारा काम इसमें जो है वो ऑनलाइन है, तो उन्हीं को किया। अब तो ऑलमोस्ट सारे बैंक और डाकखाने लगभग सारे ही अंडर CBS पर प्लेटफार्म आ गए हैं, तो सारे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस और बैंक सभी हो गए हैं ऑलमोस्ट। ठीक है जी। तो इसके आगे हम ये सारा अभी जो है मेन स्कीम जो 2015 वाली थी वही चल रही है। चार्जेस एंड फीस एंड ओवर ड्यू इंटरेस्ट अंडर APY, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके ऊपर भी वो कहीं क्वेश्चन पूछ लेता है। द चार्जेस एंड फीस एंड द ओवर ड्यू इंटरेस्ट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ डिलेड पेमेंट ऑफ प्रेस्क्राइब्ड कंट्रीब्यूशन अमाउंट शैल बी लेविड ऑन द सब्सक्राइबर ऑफ APY, उनके ऊपर ये APY का लगेगा। ये आगे सर्कुलर है, उसमें आपको बता देंगे, वो आपको क्लियर हो जाएगा। दी चार्जेस एंड देयर मेथड ऑफ एप्लीकेशन शैल बी प्रेस्क्राइब्ड बाय द PFRD फ्रॉम टाइम टू टाइम इन कंसल्टेशन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसकी डिटेल हम आगे दिखाएंगे आपको। ठीक है जी। अब आगे क्या है कि वो कहता है कि रिम्बर्समेंट ऑफ प्रमोशनल एक्सपेंडिचर एंड इंसेंटिव फॉर एनरोलमेंट ऑफ सब्सक्राइबर एंड शेयरिंग ऑफ इंसेंटिव्स। अब ये जो काम बैंक करेगा, पोस्ट ऑफिस करेंगे, BC करेंगे, तो उनको कुछ ना कुछ अपना रेम्यूनरेशन चाहिए, कह सकते हैं आप, या उनको रिम्बर्समेंट मिलेगी। तो उसके बारे में जो इंस्ट्रक्शन इनिशियल सर्कुलर में थी वो मैं आपको बता देता हूँ, और इसको आगे हम डिटेल में भी अभी डिस्कस करने वाले हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट शेल रीइम्बर्स द एक्सपेंडिचर डन ऑन प्रमोशनल एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़, जैसे एडवर्टाइजमेंट करनी है, बोर्ड लगाने हैं, एक्सेट्रा, वो सेंट्रल गवर्नमेंट इसको करेगी। बाय द कंट्रीब्यूशन कलेक्शन एजेंसीज टू इनकरेज पीपल टू ज्वाइन APY इन मैटर एज प्रेस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, बैंक एंड अदर एनरोलमेंट एजेंसी शैल also be paid incentive for enrollment under APY, which may be shared by them with BC, MFI, non-bank aggregators in a ratio। यहाँ पर रेशो वर्ड यूज किया है, और ये जब इनिशियल सर्कुलर आया था उसमें 50-50 था, बैंक और ये जो कैटेगरी के आदमी थे जो ये वर्क करेंगे उनको 50-50 था, परंतु बाद में एक सर्कुलर आके इसको चेंज कर दिया गया था, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि बैंक अपने हिसाब से इसको सेटल करेंगे, या अदर इंस्टीट्यूट जो हैं वो अपने आप इसको बताएंगे। जो गवर्नमेंट है या PFRD है उनको पूरा अमाउंट दे देगी। ये चेंज हो गया था, वो सर्कुलर भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा, और उस हिसाब से रहेगा। वो रेशो पहले 50-50 थी, बाद में ये उन बैंकों की इंडिविजुअल होगी थी, वो कैसे करेंगे। तो डिफरेंट बैंक्स डिफरेंट पे करते थे, क्योंकि मैं इसमें था तो मेरे पास डिफरेंट, जब मैं मैनेजर था SBI में, मैनेजर FI था, तो अक्सर जो बैंक हमारे पास ADC ऑफिस या DC ऑफिस में या अदर नाबार्ड की मीटिंग्स, लीड बैंक की मीटिंग में आते थे, तो वो कहते रहते थे यार हमारे तो जो BC है उन्होंने हमारा बैंक कम दे रहा है, BC वगैरह कहते थे वो ज़्यादा दे रहा है। तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते, गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन थी, हमने कहा भी आप इसके बारे में गवर्नमेंट से बात कर सकते हैं, तो हम नहीं कुछ कर पाते थे एज ए बैंकर। तो द इंसेंटिव पेएबल टू द बैंक्स एंड अदर इनरोलमेंट एजेंसी एंड द रेशियो ऑफ द शेयर ऑफ दीज इंसेंटिव शैल बी प्रेस्क्राइब्ड बाय द PFRD। सब PFRD ने करना, क्योंकि वो इसका एडमिनिस्ट्रेटिव है। तो फ्रॉम टाइम टू टाइम इन कंसल्टेशन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि इसकी कंसल्टेशन ऑलवेज सेंट्रल गवर्नमेंट से रहेगी। नेक्स्ट, ये मैं आपको सर्कुलर कुछ दिखाऊंगा इसमें, जो इंसेंटिव के बारे में डिफरेंट टाइम टू टाइम निकलते रहे हैं, वो भी इसमें पोस्ट किए हैं ताकि हमें वो लाभ हो सके। तो ये पहला सर्कुलर 19 मई 2015 को निकला था, जो इनिशियल सर्कुलर कह सकते हैं। तो उसमें यही था कि इसमें देगा, तो इसमें नेक्स्ट पेज पे हम देख लेते हैं, क्योंकि ये इंस्ट्रक्शन ही है कि ये ऐसे ऐसे होगा, पर प्रैक्टिकली क्या होना है वो मेन है आपके लिए। तो उसमें ये था हमारे पास कि पर कैपिटा इंसेंटिव ₹100 था, जो कि अब चेंज हो चुका है वैसे, ठीक है ना जी। अब जो है वो जो नया सर्कुलर आया है 2022 से जो लागू होना है वो 75 पे हो गया। मैं आगे सर्कुलर दिखाऊंगा। और
लेस देन 1 लाख का अगर उनका जो था ना नंबर ऑफ़ सब्सक्राइबर अंडर APY फॉर ईच बैंक, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, पंजाब नेशनल बैंक है, यूको बैंक है, डिफरेंट जो हैं, अगर वो 1 लाख से कम है तो उनको 20 रुपया था। इंसेंटिव फॉर प्रमोशनल एफर्ट्स ओनली फॉर न्यू अकाउंट्स ओपन ड्यूरिंग द ईयर 20 रुपये था। और जो 1 लाख से 3 लाख तक था वो 30 रुपये था। और मोर देन 3 लाख अप टू 5 लाख था वो 40, और मोर देन 5 लाख 50 था। अब ये रेट जो हैं वो चेंज हो चुके हैं, तो वो अगले सर्कुलर में मैं दिखाऊंगा आपको। सर्कुलर भी हमने पोस्ट किया है। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, ये 20 की जगह 15 रुपये हो चुका है, फिर भी हम वो देख लेंगे, वहाँ डिस्कस करने के लिए है। और जो 30 रुपये था ये 22 रुपये 50 पैसे हो चुका है, 22 रुपीज़ 50 पैसा। और जो 40 था ये 30 हो गया है, और जो ये 50 था ये 37 रुपये 50 पैसे हो गया, ये 30 है। तो अभी मैं आगे सर्कुलर में भी आपको दिखा दूंगा इंसेंटिव पेबल प्रमोशन एंड डेवलपमेंट अकाउंट से। तो इसके ऊपर वो पिछले एक पेपर में क्वेश्चन भी आया हुआ था, PFRD का ही जो हुआ था, भाई वो कितने पैसे उसको गवर्नमेंट पे करती है, तो उसमें उसने जो दिखाया हुआ था। तो हम आगे चलते हैं, देखते हैं। और इसमें जो इनिशियल सर्कुलर था 2015 में, उसमें क्लियर उसने किया था 50-50 जो उनका शेयर होगा वो 50-50% होगा। बट लेटर ऑन सर्कुलर में चेंज कर दिया गया था, 50% बैंक को और 50% BC एंड अदर को। यस, ये प्रोपोर्शनल का साइन है बीच में, मीन ये था। बैंक्स आर एडवाइज टू कॉन्टैक्ट एग्रीगेटर फॉर शिफ्टिंग ऑफ एग्जिस्टिंग एलिजिबल स्वावलंबन सब्सक्राइबर। ये अभी आप हम डिस्कस करेंगे ये क्या चीज़ थी, क्योंकि APY से पहले एक स्कीम थी भारत सरकार की स्वावलंबन सब्सक्राइबर, जो कि इसमें मर्ज कर दी गई थी। उसका भी सर्कुलर मैं आपको दिखा दूंगा, हो सकता है कि उस पर भी कोई क्वेश्चन पूछ ले, या जो रिसर्च वर्क कर रहे हैं उनके लिए ये बड़ा यूजफुल रहेगा। पेमेंट ऑफ इंसेंटिव टू द बैंक ईच ईयर विल बी मेड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर मीन 31 मार्च को जब वो साल ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद ऑन रिसिप्ट ऑफ द फंड फ्रॉम द गवर्नमेंट, क्योंकि ये PFRD ने आगे पे करने हैं, तो गवर्नमेंट से जब वो फंड मिलेंगे तो उन्होंने क्लियर कर दिया है, ताकि जब हम बैंक में होते थे तो ऐसा हम बार बार पूछते रहते थे यार हमारे फ़ंड कब आएंगे, तो उसमें क्लियर कट किया हुआ है कि जब तक गवर्नमेंट से नहीं आएगा वो आगे नहीं करेंगे। क्लियर है जी। तो नेक्स्ट चलते हैं हम। अब इसके बाद एक सर्कुलर जो है वो भारत सरकार ने इसमें कुछ अमेंडमेंट किया, वो 2016 को किया, 16 मार्च को। ठीक है जी। उसमें जो एक पॉइंट ऊपर हमने दिखाया था, पॉइंट 2 पैरा 3 में था, उसमें अमेंडमेंट किया गया है, वो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। अब उसमें क्या था कि वही जो हमने पहले 2-3 बार इसको बोल लिया है कि पहले शेयर ये था, और स्टैंड मॉडिफाइड एंड टू बी रीड एज बिलो। उसको क्या पढ़ना है, ये वही चीज़ें ऊपर पढ़ने वाली। ठीक है जी, कि उसको कैसे कर दिया उन्होंने चेंज, ये कर दिया उन्होंने, ये 50-50 की जगह अमेंडेड। और ये जो है APY सर्विस प्रोवाइडर में भी डिवाइस देयर ओन शेयरिंग पैटर्न। हर बैंक जो है या जो भी सर्विस प्रोवाइडर है वो अपने अनुसार उसको सेटल करेगा। सरकार ने ये काम भी सर्विस प्रोवाइडर को दे दिया। ठीक है जी, सर्विस प्रोवाइडर को, मीन बैंक, पोस्ट ऑफिस एक्सेट्रा। और द रेस्ट ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द सर्कुलर रिमेन अनचेंज। वो उसमें कोई चेंज नहीं किया गया। ये पॉइंट आप देख सकते हैं 2016 में चेंज हुआ था। दिस इशू हैव द अप्रूवल ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, मीन ये सर्कुलर में गवर्नमेंट के होता ही होता है, लिखना पड़ता है। तो अब इसके बाद इस सर्कुलर में जो इंसेंटिव वगैरह थे वो 2016 31 जुलाई 2016 को एक सर्कुलर निकला, परसिस्टेंस इन द अटल पेंशन अकाउंट। तो इसमें भी 1-2 इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। रिटेन द टाइम टू टाइम अमर्जिंग, तो इसमें कोई वो ज़्यादा वो नहीं है अभी, मतलब आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब इसमें क्या कर दिया गया, वो कहता है इन ऑर्डर टू अवेल द गारंटी पेंशन बेनिफिट अंडर APY इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सब्सक्राइबर टू पे द कंट्रीब्यूशन रेगुलरली। द सब्सक्राइबर आर आल्सो परमिटेड टू पे द पेंडिंग कंट्रीब्यूशन फॉर द ओवरड्यू मनी बाई पेइंग द नॉमिनल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको ये पेपर में पूछ लेता है, वो पूछ सकता है कि उसको क्या करना है। ये पे द पेंडिंग कंट्रीब्यूशन फॉर द ओवरड्यू मंथ्स बाई पेइंग नॉमिनल ओवरड्यू
चार्जेस ऑफ ₹1 पर 100 फॉर ईच मंथ ऑफ द डिफॉल्ट। तो ये उसको पेनल्टी देनी पड़ेगी, परंतु ये जो पेनल्टी उसने देनी है सब्सक्राइबर ने, वो उसके प्रैन में ही जमा हो जानी है। प्रैन क्या होता है मैं वो भी आगे आपको डिस्कस करूँगा। वो आगे कहता है द नॉमिनल अमाउंट ऑफ ओवर ड्यूज कलेक्टेड फॉर डिसिप्लिनिंग द सब्सक्राइबर टू इंश्योर डिपॉजिट ऑफ द रेगुलर कंट्रीब्यूशन एंड द अमाउंट दस कलेक्टेड एज ओवर ड्यू वुड बी डिपॉजिटेड इनटू द प्रैन। प्रैन जो है ये एक टर्म है, परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, इसकी मैं आगे डिटेल बताऊँगा, वो उसी में ही जमा हो जाना। तो ये है ₹1 पर 100 फॉर ईच मंथ ऑफ डिफॉल्ट। ये पॉइंट वो पूछ सकता है आपको पेपर में, और ये पूछ सकता है कि वो कहाँ पर जमा होगा, वो प्रैन में ही होगा सब्सक्राइबर के। ठीक है, पैसा उसी के पास ही आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, कुछ मैंने देखा है, कुछ वीडियोस वगैरह लोगों ने अलग अलग कैटेगरी करके बनाई हुई हैं, अगर अमाउंट 100 से इतना है, पर सर्कुलर ये कह रहा है ₹1 पर 100 फॉर ईच। ठीक है जी, हाँ। तो इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट जो इंस्ट्रक्शन 2018 में लागू हुई, इन दिस कनेक्शन ऑल APYSP मीन सर्विस प्रोवाइडर आर एडवाइज्ड टू अडोप्ट यूनिफॉर्म प्रैक्टिस ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द ऑटो डेबिट के इंस्ट्रक्शन। ऑटो डेबिट है इसमें, क्योंकि सारे काम ऑनलाइन होने हैं, उसके लिए एक SI उसको मैंडेट करना पड़ेगा। ठीक है जी, और फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द मंथ, जो कि पहले कुछ दिन में चलेगी, और उसके बाद वो लास्ट डेट ऑफ द मंथ तक वो SI डेली चलेगी, क्योंकि ऐसा CBS में प्रोविज़न है, हम बैंक में रहे हैं, तो वो उस पर इंस्ट्रक्शन वही होती है, वो डेली उसको रन करता है, वो जो अपने आप सिस्टम ऑटोमेटिक। तो अगर उसमें पैसे आ जाएं तो उसको कलेक्ट करके उसके खाते में, जो सर्विस प्रोवाइडर जो है वो सब्सक्राइबर के खाते में जो उसका है उसमें चला जाता है। वुड रिकवर्ड फ्रॉम द एसोसिएटेड सेविंग बैंक अकाउंट इन द केस ऑफ एग्जिट ऑफ सब्सक्राइबर ड्यू टू एनी रीजन। अगर वो इस स्कीम को छोड़ देता है सब्सक्राइबर, तो इसके लिए भी सख्त हिदायत है भारत सरकार की तरफ से और PFRD की तरफ से। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डिसेबल द ऑटो डेबिट मैंडेट इन द CBS फॉर APY रिलेटेड ट्रांजेक्शन, क्योंकि ऐसा होता है कि वो कई बार रह जाती है करने बैंक वालों से, तो वो उसके पैसे काट के सिस्टम में अदर तरफ डालता रहता है, तो बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है बैंक्स के लिए। खासकर जो हमारे बैंक के वाले बैंकर इसको देख रहे हैं, पोस्ट ऑफिस वाले BC देख रहे हैं, तो वो इसको बहुत ध्यान से रखें, अदरवाइज़ पेनल्टी वगैरह लगती है। वो एक SOP आ चुका है POP पर, उसके लिए अलग से भी मैं एक वीडियो डालूँगा। तो उस चीज़ों से बचने के लिए वो ज़रूरी है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़रूरी है कि उसके बाद उसका क्या करना है। तो उसको अगर वो पूछता है तो उसमें ये लिख देना है कि इम्पोर्टेंट डिसेबल द ऑटो डेबिट मैंडेट इन CBS फॉर APY रिलेटेड ट्रांजेक्शन बाय द सर्विस प्रोवाइडर, बैंक और द पोस्ट ऑफिस, जो भी है। ठीक है, तो ये पॉइंट उसमें कई बार वो लिख देता है कि उसके बाद क्या होगा, वो 3-4 पॉइंट लिख देता है, तो ये अगर पॉइंट हो तो ये ठीक है। तो इसके बाद एक और चीज़ जो लगाई गई, उन्होंने बेनिफिट दिया, PFRD ने आल्सो रिटरेटेड दैट APY स्कीम प्रोवाइडर रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम बाय द वे ऑफ ए ट्रेल कमीशन ऑफ फॉर द सर्विस प्रोवाइडर। सर्विस कमीशन प्रोवाइडर के लिए कमीशन का प्रोविज़न किया गया ऑफ ₹100, ₹100 का पर अकाउंट पर ईयर अपॉन द परसिस्टेंसी ऑफ द अकाउंट, उनको ₹100 मिलेगा। ये कर दिया गया, ये ज़रूरी है, इस पर भी क्वेश्चन वो डाल सकता है। ये 2018 में आया था, तो इसमें जो आगे भी एक सर्कुलर दिखाऊंगा, नॉन परसिस्टेंट अकाउंट डू नॉट क्वालिफाई फॉर ट्रेल इनकम एंड इफेक्ट द फी इनकम ऑफ द प्रोस्पेक्टस APY सर्विस प्रोवाइडर मीन बैंक या डाकखाना, उनकी इनकम कम हो जाती है। तो ये इसलिए किया गया ताकि वो बैंक वगैरह इसमें इंटरेस्ट लेके उसको टाइमली जो है रिव्यू करते रहें, और जो लोग पैसा नहीं दे रहे किसी कारण, उनसे वो SMS भेज के आगे आएगा, वो भी बताएंगे, उसको रेगुलर रखें ताकि सरकार की जो स्कीम है वो काम रहे, और जो लोगों को जिस पर्पज़ के लिए बनाई गई है उनको वो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ द 60 उनको पैसा मिल सके, उनका जो वेल्थ बननी है, कॉर्पस बनना है, और पेंशन मिल सके। तो आगे हम चलते हैं, इसके लिए और देखते हैं। आगे उसने कहा है बिल्कुल क्लियरली, एक और 2 इंस्ट्रक्शन इसके सर्कुलर में किए हैं। PFRD एंड STL हैव द बिन सर्कुलेटिंग परसिस्टिंग रिपोर्ट ऑन द ऑल द APY एंड SP। ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से तो ज़्यादा नहीं है, ये सिर्फ जो बैंक वाले
या पोस्ट ऑफिस वाले या सर्विस प्रोवाइडर हैं, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसके लिए वो ये दोनों PFD और NSD जो वाला है वो एक लिस्ट जो है रेगुलर बेसिस पे डालता रहता है। और इट इज़ दस एडवाइज टू ऑल APY SP सर्विस प्रोवाइडर टू टेक इफेक्टिव स्टेप्स इम्प्रूव परसिस्टेंस ऑन हाइपर प्रायोरिटी। तो दाओ NSDL CRA, तो CRA का भी वर्ड अभी इसमें पहली बार आया है, तो मैं आपको बता दूं इसका क्या मतलब होता है। सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी है ये, जो PFRDA की तरफ से है। CRA सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी, कई बार वो CRA का फुल फॉर्म पूछ सकता है APY के रिलेटेड, तो ये है सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी। एक पेपर में उसने पूछा भी था पीछे, क्योंकि डिफरेंट जो भी एग्ज़ाम्स गवर्नमेंट जॉब्स ये वो बैंक से है जहाँ अदर हैं, उसमें इसके ऊपर ज़रूर वो एक आधा क्वेश्चन डालता है। तो सेंड SMS से कम्युनिकेशन टू द नॉन परसिस्टेंट जीरो, जिनका जीरो बैलेंस है या जिनमें आगे से पैसा नहीं आ रहा है उनको SMS भेजेगा। और APY शुड आल्सो अंडरटेक SMS कम्युनिकेशन टू नॉन परसिस्टेंट अकाउंट ऑन ए रेगुलर बेसिस, ये रेगुलर बेसिस पर उनको मैसेज भेजता रहेगा। ऑल APY SBI नीड टू सेंड ए लाइन कन्फर्मेशन टू PFRD अबाउट द स्टेटस ऑफ द SMS कम्युनिकेशन इनिशिएटेड बाय देयर एंड। तो उनके सर्विस प्रोवाइडर ने क्या क्या उस बैंक को किया है उसकी रिपोर्ट भी भेजनी है। तो उसमें वो क्वेश्चन जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसा डाल सकता है कि अगर किसी परसिस्टेंस नहीं है, कोई जीरो बैलेंस है या पैसे नहीं आ रहे हैं, तो बैंक को क्या करना है, वो नीचे 3-4 पॉइंट दे देगा। तो उसमें ये पॉइंट आप भी पूछ सकता है आपको कि जो लिस्ट प्रोवाइड किया है उसके ऊपर वो बैंक की ड्यूटी है कि उनको वो SMS डाले और उनको रेगुलराइज कराए, क्योंकि उसके ऊपर वो कमीशन भी वो 100 रुपया दे रहा है बैंक ने जो बताई थी। इसमें कुछ चेंजेस हैं वो अगले सर्कुलर में मैं आपको बता दूंगा। 2018 में है, 2022 में फिर इसमें कुछ चेंज हुआ है। तो ये 2022 को एक सर्कुलर निकला है 22 मई 2022 को, इसमें कुछ चेंजेस आई हैं, तो वो भी आपको यही लेटेस्ट आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। रिवाइज इंसेंटिव फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ सब्सक्राइबर एंड ईयरली परसिस्टेंसी अंडर APY। ठीक है जी, तो ये पिछले सर्कुलर का हवाला है, ये कोई आपके लिए ज़रूरी नहीं है। ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिपार्टमेंट हैं या अदर सरकारी दफ्तर हैं उनको लिए ये सर्कुलर वगैरह के नंबर ज़रूर पड़ते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या अदर रिसर्चर के लिए इसकी ज़रूरत नहीं होती है। तो अब ये जो चेंज हुआ है 22 में, ये कब से हैं? फ्रॉम 1 अप्रैल 2022 से इम्प्लीमेंट है। ये डेट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फर्दर टू द अबव इट हैज़ बीन डिसाइडेड बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू रिवाइज द इंसेंटिव स्ट्रक्चर फॉर APY सर्विस प्रोवाइडर। वो जो है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके ऊपर वो क्वेश्चन पीछे भी एक पेपर में मैंने देखा था आया हुआ था भी कितने पैसे सरकार जो है वो सर्विस प्रोवाइडर को पे करती है। तो वो हम देख लेते हैं। ये सर्कुलर है आपके पास जो लेटेस्ट है, इसके ऊपर ही वो क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि लेटेस्ट आ गया तो डेफिनेटली, और अभी आया है तो हो सकता है कि इसी के ऊपर वो क्वेश्चन डाल दे। यहाँ जो पर कैपिटा इंसेंटिव है वो 75 रुपये है, 75 रुपीज़। ये पहले कितना था? 100 था। मैं एक बार फिर बता दूं, पिछले सर्कुलर में भी मैंने बताया था आपको। और ये जो लेस देन 1 लाख है ये पहले 20 था, 20 था। और 22 रुपये 50 पैसे जो 1 लाख से 3 लाख तक का है ये था पहले 30 रुपया, जो 22 रुपये 50 पैसे हैं। और ये जो 30 रुपये हैं मोर देन 3 लाख एंड अप टू 5 लाख, पहले ये 40 थे। हो सकता है कि वो ऐसा पूछ ले इनमें से कि जो अब 30 है ये पहले कितना था। अब एग्जामिनर की मर्जी है जी, वो कुछ भी पूछ सकता है, पर हमें सारा थोड़ा बहुत नॉलेज रखनी पड़ेगी। ये पहले वाले सर्कुलर के मैं इधर लिख रहा हूँ। ये जो 37 रुपये 50 पैसे हुए मोर देन 5 लाख, ये पहले 50 रुपये था। पिछले सर्कुलर में मैंने वहाँ भी दिखाया था, और इधर अब वाले सर्कुलर अमाउंट भी लिख दिए थे। और जो इंसेंटिव ईयरली उसको मिल रही है परसेंटेज 50 रुपये कर दिए, पहले ये 100 रुपया थे। तो अब ये आपने जैसे भी याद करना है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, या जो रिसर्च फेलो हैं कितने परसेंटेज वो निकालते हैं, कितने % डिक्रीज हुई है, इनिशिएटिव जो हैं सर्विस प्रोवाइडर को क्या इफ़ेक्ट पड़ा है, तो उनके लिए ये इम्पोर्टेंट है, वो इस पर कर सकते हैं। या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो डिपार्टमेंट हैं जो इनको, क्योंकि जो APY ये वगैरह करवाते हैं, या जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं बैंक में जो खासकर हमारे
इसके बारे में स्कीमें बनाते हैं और देखते हैं कि हमारे को कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या होगा, हमारा खर्चा कितना और हमारे को कितनी इनकम आनी है। तो उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू जो दे रहे हैं डिफरेंट एग्ज़ाम्स, यूपीएससी का, पीएफआरडी, आरबीआई, नाबार्ड, सेबी एटसेट्रा, बैंक पीओ एटसेट्रा, पता नहीं कहाँ पे कौन सा क्वेश्चन वो पूछ ले, ये एग्जामिनर की मर्जी है। और स्टूडेंट्स जो पढ़ रहे हैं, जो बैंक हैं, बीसी हैं, क्योंकि उनको भी डेफिनेटली जो बीसी हैं उनको भी इसका इफ़ेक्ट पड़ेगा, कितने % डिक्रीज हुआ है, क्या हुआ है, तो वो आप देख सकते हैं। मेरे ख्याल ऑलमोस्ट अगर एक सरसरी सी नज़र डालें तो 25% जो है वो लेस कर दिया। ये जो पहले वाला था, ये जितना अमाउंट है ये 25% लेस हो गया, मीन 75% हो गया पहले वाले का। तो 25% इनकम डायरेक्टली डिक्रीज हो गई है फ्रॉम दिस APY गवर्नमेंट बिजनेस टू द बैंक्स फ्रॉम दिस 1 अप्रैल 2022। तो इसलिए उनको ज़्यादा से ज़्यादा APY खोल के जो इसमें कमी आई है वो पूरे करने, क्योंकि जब हम बैंक में होते तो हम साफ कहते थे भाई गवर्नमेंट ने पैसे कम देने हैं तो इसलिए ज़्यादा APY खोलो। तो मैं इसमें चैम्पियन होता था। मुझे याद है कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक के टारगेट होते थे, तो इसमें हमारे को कुछ मैट्रिक्स नंबर मिलते थे जो पूरे रीजनल ऑफिस को हमारे 100 मिलते थे। उसमें मेरी सीट के 6 होते थे, 2 स्पेशली APY एंड अदर गवर्नमेंट स्कीम की होती थी। तो मैंने 22 अप्रैल, 1 अप्रैल को लागू हुआ है, 22 अप्रैल को 2 नंबर ले लिए थे। और पूरे मेरा जो सर्कल था उसमें मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जो मैनेजर था, मैं अकेला ही था जिसको मेरे को 22 अप्रैल को नंबर मिल गए थे। और मुझे याद है, मुझे कंट्रोलर AGM साहब ने बुला के अप्रिशिएट किया था, कहते यार कमाल कर दिया तुमने। विदिन 22 डेज साहब ने वो 2 नंबर ले लिए। और बड़ा, क्योंकि जब पीर व्यू मीटिंग होती है तो वहाँ बहुत अप्रिशिएशन मिलता है बड़े बड़े चीफ जनरल मैनेजर, DGM, GM से, तो बड़ा मतलब अच्छा लगता है जब हमारे कंट्रोलर को मिलता है और वो हमें देते हैं। चलते हैं हम, ये मैं बैंक पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा था, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए नहीं है। पर आपको जब इंटरव्यू में जाना है तो वहाँ पर आपको इंटरव्यू भी होगा, PFRD, SEBI, UPSC, तो ये पॉइंट वहाँ पर आपको डिस्कस करने पड़ेंगे और बताने पड़ेंगे। जो रिसर्च कर रहे हैं उनको भी है भी कैसे इफ़ेक्ट पड़ता है इनकम पे। तो हम नेक्स्ट चलते हैं बच्चे। अब इसमें ना हम एक पॉइंट और यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये एक जो स्कीम ओरिजिनल स्कीम थी उसमें 11वां पॉइंट था, एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर थोड़ा कलर का रंग चेंज कर लूँ क्योंकि अब चेंज हो गया हमारा। एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर ऑफ द स्वावलंबन स्कीम, ये एक स्कीम थी जो कि 1 अप्रैल 2015 को सरकार ने इसको आगे कंटिन्यू करना बंद कर दिया था। उसकी मैं डिटेल आगे सर्कुलर दिखाऊंगा। और जो इस स्कीम के अंतर्गत जो ये सर्कुलर का पार्ट है 11 पॉइंट, वो मैं पहले आपको बता दूं। द एग्जिस्टिंग, फिर इसमें क्या था स्कीम, ये कैसे थी और उस कैसे हुआ, वो आगे टाइम जो इसमें हमारी इस वीडियो चलेगी कई जगह पे वो आएगा, वो मैं आपको बताता रहूँगा। द एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर ऑफ स्वावलंबन इन द एज ग्रुप ऑफ 18-40, जो 18 से 40 साल के उसके मेंबर थे, शैल बी माइग्रेटेड टू APY, उसकी जगह पे ये नई स्कीम दे देगी। और जो 18 से 40 थे उनको APY में माइग्रेट कर दिया गया, अनलेस दे एक्सरसाइज एन ऑप्शन टू ऑप्ट आउट। अगर तो उन्होंने ऑप्ट आउट कर दिया तो ठीक है, नहीं तो वो APY में माइग्रेट हो जाएंगे। द रिमेनिंग, बाकी जो थे मतलब जो 40 से ऊपर थे, द रिमेनिंग सब्सक्राइबर आउटसाइड दिस एज ग्रुप, मीन इससे ज़्यादा थे, वुड बी गवर्न बाय द पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, वही PFRD रेगुलेट कर रही थी। एग्जिट एंड विड्रॉल अंडर द पेंशन नेशनल पेंशन स्कीम NPS रेगुलेशन 2005, उसके अनुसार उनको किया गया। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपका इतना ही काफ़ी है। तो इस के बारे में हम आगे जो स्वावलंबन स्कीम है उसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं, क्योंकि वो आपको पता होना चाहिए। अब स्वावलंबन जो स्कीम थी वो क्या थी, थोड़ा बहुत उसके बारे में हम हिंट लेते हैं। ये मैंने जो ग्रीन में डाला, मैंने पहले ही कहा कि ये जो बेसिक स्कीम आई थी APY की, ये उसके पार्ट नहीं है, ये जो उससे लिंक्ड हैं, क्योंकि लिंक्ड हैं। स्वावलंबन आ गया तो नेचुरल है कि जो उससे रिलेटेड होगा, इनकम टैक्स का चेंज आ गया वो हमने उसमें डाला, तो वो हमने ग्रीन में दे दिया ताकि आपको वो समझने में क्लियर हो जाए कि ये स्कीम का बेसिक स्कीम का पार्ट नहीं था, पर यह है उसका पार्ट है। स्वावलंबन स्कीम फ्रेश रजिस्ट्रेशन अंडर स्वावलंबन स्कीम हैज़ बीन कंटिन्यूड विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2015 से वो डिसकंटिन्यूड होगी स्कीम आगे, ठीक है जी, क्योंकि इसके ऊपर वो क्वेश्चन पूछ सकता है। सब्सक्राइबर ऑफ द स्वावलंबन NPS लाइट हु आर इन द एज ग्रुप ऑफ 18 to 40, वो पीछे हमने जो किया है बीन गिवन ऑप्शन टू माइग्रेट टू द न्यू अटल पेंशन योजना लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन मई 2015 विच प्रोवाइड मिनिमम गारंटीड पेंशन एंड इन फोकस
इज फोकस्ड टुवर्ड द पुअर एंड द अंडर प्रिविलेज्ड सिटीजन ऑफ इंडिया एंड NPS लाइट स्वावलंबन सब्सक्राइबर हु आर अबव 40 ईयर्स। अब ये पूछ सकता है कि जो 40 से ज़्यादा थे NPS लाइट और स्वावलंबन का, उनका APY में क्या किया गया, तो ये आपका आंसर होगा। और एंड 10 जैसे PFRD का एग्ज़ाम होता है जो पहला प्री में, तो उसमें सीधे क्वेश्चन पूछ सकता है। जो आपके मेन होगा या सेकंड होगा वो उसमें जी ऐसे क्रिटिकल या थोड़े हायर क्वेश्चन पूछ सकता है भी, उनके साथ बताओ क्या हुआ। तो नीचे 4 लाइनें वो अलग अलग लिख देता है बना के, तो इसमें आपको ये पढ़ लेना ज़रूरी है। एंड दोज कैनट माइग्रेट टू APY कैन कंटिन्यू इन स्वावलंबन स्कीम टिल दे अटेन द एज ऑफ 60 ईयर इफ़ दे विश। यहाँ पर कर दिया इफ़ दे विश, अगर वो विश है तो। दे कैन आल्सो एग्जिट फ्रॉम द स्कीम, तो वो एग्जिट भी कर सकते थे। ठीक है जी, तो ये स्कीम के अनुसार है। इसको थोड़ा सा आगे और हम इस स्कीम को और डिटेल में देख लेते हैं। अब इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल मैं आपको दे देता हूँ, जो कि प्रेस नोट आई थी, प्रेस इन्फर PIB से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट से 15 नवंबर 2010 को जब ये स्कीम लॉन्च हुई थी, तो उन्होंने क्या लिखा था उसमें आपको थोड़ा सा हिंट ही देना है। तो आप इसको पढ़ लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अगर वो कोई इस पर छोटा मोटा क्वेश्चन पूछ लेता तो वही पूछेगा जो इसमें दिया हुआ है। स्वावलंबन योजना स्कीम, द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर हैज़ अनाउंस्ड स्वावलंबन स्कीम in the union budget 2010-11 to address the longevity risk of the poorer section of the country. Under the Swavlamban, the government of India shall contribute a sum of rupees 1000. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1000 रुपया टू ईज द सब्सक्राइबर अकाउंट ऑफ द न्यू पेंशन स्कीम ड्यूरिंग द करंट ईयर एंड द नेक्स्ट 3 ईयर्स, अगले 3 सालों के लिए, प्रोवाइडेड द सब्सक्राइबर कंट्रीब्यूट एनी अमाउंट बिटवीन, आगे वो अमाउंट बताया गया वो मैं आपको बता, उसके बीच में अगर किया है तो 1000 रुपया एक सब्सक्राइबर को 3 साल तक पे भारत सरकार ने देना था। जैसे APY में 5 साल तक भारत सरकार ने मैक्सिमम 1000 रुपया तक देना था, शुरू में बताया था। ठीक है जी, तो अब वो क्या था कि अगर उसका कंट्रीब्यूशन उस सब्सक्राइबर का स्वावलंबन के अंदर 1000 से लेके 12000 तक था। द गवर्नमेंट हैज टारगेटेड टू कवर 10 लाख सब्सक्राइबर ईच इन द 4 ईयर बिगिनिंग फ्रॉम 2010 से 11 तक, ब्रिंगिंग द टोटल ऑफ द सब्सक्राइबर 40 लाख बाई मार्च 2014। उनका टारगेट था कि 40 लाख इसमें हो जाने चाहिए, बट वो स्कीम जो है आगे जाके 2015 में उसमें मर्ज कर दी गई। द ऑपरेशनल गाइडलाइंस ऑफ द स्वावलंबन स्कीम हैव बीन अप्रूव्ड बाय द एंड रिलीज्ड विच इंटर अलिया प्रोवाइड द एप्लीकेबिलिटी, बेनिफिट, डेफिनेशन ऑफ द अनऑर्गेनाइज सेक्टर, एलिजिबिलिटी, फंडिंग, ऑपरेशन एटसेट्रा ऑफ द स्कीम। जिनको रिसर्च वगैरह में ज़्यादा इसमें देखना है तो वो उसका अलग से सर्कुलर जो है वो गूगल पे जाके देख लेते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर ओनली APY प्लस इसमें जो पॉइंट दिया उसको छोटा सा पॉइंट से पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं डिस्कस। तो इसमें क्या था आगे, वही स्वावलंबन का ही चल रहा था। पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट PFRDA हैज़ प्लेस दीज गाइडलाइंस इन द पब्लिक डोमेन ऑन इट्स वेबसाइट, ये वेबसाइट दी हुई है। द गवर्नमेंट हैज लॉन्च द स्कीम ऑन 26/9/2010 स्वावलंबन एंड द सेम विल बी इम्प्लीमेंटेड बाय द PFRD हैज appointed various agencies all over the country such as financial sector entities, government entities, civil society organization, etc. for the enrollment of subscriber and contribution competition under the Swavlamban scheme. A higher level of the enrollment under the scheme will ensure old age income. ये old age income के लिए था मेन मकसद, वही सोशल सिक्योरिटी है 60 के बाद, क्योंकि जब इनका APY का या PFRD का है उसमें एक सोटी बनाई हुई है, लाठी कह लो, सोटी कह लो या स्टिक कह लो, जो बुजुर्ग लेके चलते हैं, तो उन्होंने अपने सिंबल में भी, लोगों में भी डाली हुई है, जिसमें अब मैं भी उसी एज ग्रुप में हूँ, 60 से ऊपर हूँ, पेंशन ले रहा हूँ भारत सरकार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। सिक्योरिटी फॉर सच सब्सक्राइबर इन देयर पोस्ट रिटायरमेंट फेज, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंडर उन्होंने डाला था इसको, मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट श्री मल्लिकार्जुन खड़गे गेव दिस। तो ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, पर जो रिसर्च वगैरह कर ले उनके लिए हो सकता है लोकसभा में किसने पेश किया था। तो अगला पॉइंट हम चलते हैं
एपीवाई के अंदर फिर वही वापस जो 12वां पॉइंट था, इन्वेस्टमेंट ऑफ द कंट्रीब्यूशन अंडर एपीवाई, जो सब्सक्राइबर उसमें कंट्रीब्यूशन करेंगे तो उसके आगे उसको कैसे इन्वेस्ट किया जाएगा। द अमाउंट collected under APY shall be invested as per the investment pattern specified by the central government time to time। इसको कौन सेटिस्फाइड करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये पॉइंट आपके लिए पेपर में पूछ सकता है वो। तो नेक्स्ट चलते हैं, जो एक इसमें और इम्पोर्टेंट पोर्शन है, ये इसका 13वां पॉइंट लास्ट पॉइंट है। और इसके आगे ये हम इसको वीडियो को आगे और कंटिन्यू करेंगे, इसमें आगे रिव्यू करेंगे और जो नई चीज़ें इसमें ऐड हुई हैं उनको भी आगे डिस्कस करेंगे। और जो डिफरेंट सर्कुलर इसमें 2015 के बाद आए हैं वो भी हमने इसमें डाले हैं, वो भी आपको दिखाएंगे, ताकि आप किसी भी तरह से इस स्कीम को जैसा मर्जी हर पॉइंट ऑफ व्यू से इसको इस वीडियो को देख के अपना काम हर तरह से कर सके। चाहे आप स्टूडेंट हैं, कॉम्पिटिटिव हैं, कैंडिडेट हैं फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, बैंक में हैं, एनजीओ में हैं, पोस्ट ऑफिस में हैं, रिसर्चर हैं, टीचर हैं, स्टूडेंट हैं, सब जगह पे ये आपको काम आएगी। एफएलसी हैं। तो अब इसमें क्या है, एग्जिट, विड्रॉल एंड पेंशन पेमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इसमें अलग अलग पॉइंट बनेंगे। एक तो है कि किसी व्यक्ति ने 60 साल पूरे कर लिए तो उसको पेंशन मिलेगी, फिर उसके स्पाउस को मिलेगी, फिर जो उसका नॉमिनी है उसको जो फंड है, वेल्थ है, कॉर्पस उसको बोल देते हैं, या एपीवाई वेल्थ बन जाएगी, वो उसको मिलेगी। एक है कि 60 साल से पहले क्या पोजीशन होगी, उसको हम अलग अलग पॉइंट इसमें डिस्कस करेंगे। पहले हम ले रहे हैं ऑन कंप्लीशन ऑफ 60 ईयर्स द सब्सक्राइबर विल गेट द गारंटेड मिनिमम मंथली पेंशन। ये वर्ड याद रखना, गारंटेड मिनिमम मंथली पेंशन और हायर, ये ज़्यादा भी हो सकती है, क्योंकि वहाँ पर वर्ड वो यूज कर रहा है मिनिमम बार बार, क्योंकि अगर उसका कॉर्पस ज़्यादा हो जाता है, जहाँ पे वो इन्वेस्ट करते हैं वहाँ से ज़्यादा बेनिफिट आ रहा है, ज़्यादा लाभ मिलता है, तो वो पेंशन उससे ज़्यादा भी हो सकती है मंथली पेंशन, पर मिनिमम इतनी होगी। अगर वो मिनिमम से उनके जो फंड हैं वो कम बनते हैं तो बाकी सरकार डालेगी, वो भी हम डिस्कस करेंगे। उस पर क्या, वो किस फंड को डेबिट होगा गवर्नमेंट के, ये सारा इसमें हम डिटेल में करेंगे। तो आप वीडियो के साथ बने रहें। लगभग हमारी 55-56 मिनट की वीडियो बन गई है, आगे लगता है कि 20-25 मिनट और चलेगी। और उसके अलावा इसके मैं 1 या 2 वीडियो और भी डालूंगा एपीवाई में। इसके साथ मैंने इसीलिए नहीं अटैच किया था कि बहुत लंबी हो जाएगी। डिपेंडिंग ऑन द इन्वेस्टमेंट रिटर्न, ये इन्वेस्टमेंट रिटर्न के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको मिनिमम मिलेगी या हायर मिलेगी। इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस, एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस क्या है, वो किसी भी इंसान के साथ हो सकते हैं। इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ द बेनिफिशियरी और स्पेसिफाइड इलनेस, 60 से पहले भी ये उसको एग्जिट होगा और उसको पेंशन पेमेंट मिलेगी या क्या होगा, वो आगे हम डिस्कस करते हैं। मैं इसमें सर्कुलर के साथ साथ बताऊं जाऊंगा। एक तो हो गया 60 साल की कंप्लीट होगी, और एक बेनिफिशियरी की डेथ हो गई, और या वो सीरियस इलनेस में हो गया, उस प्रोविज़न में भी उसको पैसा मिल जाएगा। और क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से देखना। इसके ऊपर वो क्वेश्चन अक्सर डाल देता है। एज मैंशनड इन द पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एग्जिट एंड विड्रॉल अंडर द नेशनल पेंशन, जो उसके अंतर्गत आते हैं वो उसके ऊपर लागू होंगे। ठीक है, रेगुलर 2015 बिफोर द एज ऑफ 60 ईयर, 60 से पहले अगर उसको डेथ हो जाती है या वो सीरियस इलनेस हो गई है, द अक्यूमुलेटेड पेंशन वेल्थ टिल डेट वुड बी गिवन टू द नॉमिनी और द सब्सक्राइबर एज द केस में भी। नॉमिनी मीन कि अगर उसकी डेथ होगी और उसकी वाइफ नहीं है, अगर है तो उसमें 2 सर्कमस्टांसेस थे, हमने पहले डिस्कस किए थे, इसमें फिर दोबारा से करेंगे। अगर वो जिंदा है और सीरियस इलनेस हो गई है, ठीक है, तो उस केस में सब्सक्राइबर को मिलेगा। और वो क्या मिलेगा वो आगे हम डिस्कस करते हैं। यहाँ थोड़ा सा हम इलनेस की हमने जो है ना वो इस पर सर्कुलर डाला है, सर्कुलर में से निकाल के डाला है कि कौन कौन सी इलनेस जो हैं होने पर वो एपीवाई से एग्जिट हो जाएगा और उसको फंड मिल जाएंगे। ये दी हुई है, कैंसर है, किडनी फेलियर है, तो ये डिफरेंट हैं इसमें, तो आप इसमें से पढ़ सकते हैं, तो उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा ये कुछ और दी हुई हैं बीमारी, पैरालिसिस है, स्ट्रोक है, कोमा है में चला जाता है वो।
ठीक है जी, टोटल ब्लाइंडनेस हो जाती है। एनी अदर क्रिटिकल इलनेस ऑफ ए लाइफ थ्रेटनिंग नेचर एज स्टिपुलेटेड इन द सर्कुलर गाइडलाइंस और नोटिफिकेशन इशू बाय द अथॉरिटी फ्रॉम टाइम टू टाइम। वो इस पे ये क्वेश्चन डाल देता है, कुछ बीमारियां डाल देगा या लिख देगा कि कौन कौन सी बीमारियां, अगर उसके अलावा कोई होता है तो क्या वो उसमें कोई अमेंड कर सकता है, तो उसमें क्या है, अथॉरिटी को जो है वो ऑथोराइज़ किया गया, गाइडलाइंस होने इशू। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा, क्योंकि जो मेन पेपर होता है PFRD या अदर होते हैं उनमें एक थोड़े से हायर क्वेश्चन वो पूछ लेता है। तो आगे हम चलते हैं। अब उसमें वो दे रहा है, डिफरेंट स्टेजेस उसने दी हैं, वो हम डिस्कस कर लेते हैं, उनको क्या क्या अमाउंट मिलेगा। ये थोड़ा सा क्रिटिकल मामला है, क्रिटिकल नहीं है मतलब थोड़ा आपको समझना पड़ेगा जिनको पहले से APY का नहीं पता। इन केस ऑफ सब्सक्राइबर हु हैज़ अवेल्ड गवर्नमेंट को कंट्रीब्यूशन अंडर APY, वो स्टार्टिंग में जो 5 साल तक उसको मिला था वो उसको मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये डिपेंड करता है सर्कमस्टांसिस के ऊपर, वो मैं अभी आपको बता दूँगा। मैं इन नटशल बता देता हूँ। अगर तो उसकी डेथ हो जाती है या वो सीरियस इलनेस है तो उसको उसका बेनिफिट मिलेगा। अगर वो 60 से पहले खुद एग्जिट करता है, इन दोनों के केसों के अलावा, वो बीमार नहीं है पर उसको किसी भी कारण वो एग्जिट करता है, तो उसको ये जो को कंट्रीब्यूशन अंडर APY है वो नहीं मिलेगा। बिल्कुल क्लियर है। तो मैं उसको पढ़ के बता देता हूँ। चूज़ टू वॉलंटरली एग्जिट APY बिफोर द एज ऑफ 60। उसने वॉलंटरली एग्जिट करने का सोच लिया। ही शैल ओनली बी रिफंडेड, ये पॉइंट ध्यान से देख लीजिए, द कंट्रीब्यूशन मेड बाई हिम टू APY अलॉन्ग विद द नेट एक्चुअल इंटरेस्ट अर्न ऑन हिज कंट्रीब्यूशन आफ्टर डिडक्टिंग द अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस, ये उसमें से लेस होंगे। ठीक है, और वेयर एज द गवर्नमेंट को कंट्रीब्यूशन, जो को कंट्रीब्यूशन उसको इसमें ऐड हो गया था शुरू में उसके प्लान में, वो एंड द इंटरेस्ट अर्न ऑन द गवर्नमेंट को कंट्रीब्यूशन शैल नॉट बी रिटर्न। अगर तो उसकी डेथ हो जाती है या वो सीरियस इलनेस में है तो ये फंड जो गवर्नमेंट का को कंट्रीब्यूशन है वो उसको मिलेगा। अदरवाइज अगर वो खुद वॉलंटरली एग्जिट करता है APY को तो उसको ये बेनिफिट गवर्नमेंट का जो दिया हुआ है वो वापस हो जाएगा और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो भी नहीं होगा, और उसमें से जो अकाउंट मेंटेनेंस के चार्जेस हैं वो भी काट के दे दिया जाएंगे। ठीक है जी, तो इसमें वो क्वेश्चन ये डाल सकता है, क्यों इसलिए क्योंकि सरकार का मकसद है कि वो 60 में उनको पेंशन मिले, पर इसके साथ सुविधा दी हुई है, वो एग्जिट कर सकता है तो कर सकता है, पर इसको ये चार्जेस उसमें से काट लिए जाएंगे और गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन उसमें से काट लिया जाएगा। नेक्स्ट इसमें पॉइंट और डिस्कस करते हैं आगे क्या है। अब उसके अलावा जो एक मेन पॉइंट आ गया, इन केस ऑफ ए सब्सक्राइबर हु ज्वाइंड ऑन और आफ्टर 1 अक्टूबर 2022, जिसको हमने पहले भी देख लिया था, इज सब्सिक्वेंटली फाउंड टू हैव बीन एन इनकम टैक्स पेयर ऑन और बिफोर द डेथ ऑफ द एप्लीकेशन, the APY account shall be closed and the accumulated pension wealth till date would be given to the subscriber। अब 1 अक्टूबर 2022 के बाद इनकम टैक्स पेयर जो हैं वो उसके मेंबर नहीं बन सकते। ये सर्कुलर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज का है, 10 अगस्त 2022 को भी निकला है, तो अभी थोड़े दिन पहले ही निकला है। और उसके बारे में अब ये APY का इन नटशल में आपको कुछ पढ़ के सुना देता हूँ कि APY क्या है। जो APY की इनिशियल जो 2015 में स्कीम आई थी, सर्कुलर आया था, वो मैंने आपको कवर कर दिया है। इसके अलावा हम आगे रिव्यू एक्सेट्रा इसमें करेंगे। अब अटल पेंशन योजना क्या है इन नटशल में आपको बता रहा हूँ, ये देख लीजिए, ये आपको क्लियर होना चाहिए। अटल पेंशन योजना इज ए बैंक लेड सोशल सिक्योरिटी स्कीम which is aimed at protecting the old age income of the subscriber once they attain 60 years with regular stream of income by the way of minimum guaranteed pension. As per the scheme, the contributions are collected from the subscriber who are the customer of the bank, Department of Post, mean post offices, and have opted for pension amount from ₹1,000 to 5,000 according to one's age and date of birth. The contribution is based on the age
एंड द अमाउंट ऑफ द पेंशन चूजन बाय द सब्सक्राइबर। तो ये एक मैंने नटशेल में स्कीम का लिखा है ताकि आपको थोड़ा क्लियर हो जाए क्या स्कीम है। आपने स्कीम लगभग हमारी सारी हो चुकी है, अब आगे कुछ सर्कुलर हैं और इसकी रिव्यू है। ठीक है जी, तो इसको हम देख लेते हैं। अब ये 17 फरवरी 2021 को एक सर्कुलर आया था। ये किसके बारे में था? चेंज्ड प्रोसेस फॉलोइंग ऑफ सीकिंग ट्रेनिंग ऑन ATL पेंशन। जो टीचर्स हैं या गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, बैंक्स हैं, ये उनके लिए है। बाकी पूछने में वो पूछ सकता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी। जो ये APY की ट्रेनिंग का भी प्रोविज़न सरकार ने किया हुआ है फॉर ऑल POP के लिए है। इस मतलब जो हमारे सर्विस प्रोवाइडर हैं, इसमें 4 कंपनीज़ के साथ सरकार ने कंटेक्ट किया हुआ है। PFRD इन चारों से वो ट्रेनिंग कराती है। किन को कोई भी ट्रेनिंग ले सकता है। इसके कंपनीज़ के नाम हैं, ये आप लिख लीजिए, सुन लीजिए, देख लीजिए। बेनेट कोलमन एंड कंपनी लिमिटेड, सेंटर फॉर इन्वेस्टमेंट एजुकेशन एंड लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड, हीरो माइंड इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड, लर्नेंट स्किल्स लिमिटेड। तो ये हैं इसमें। और इनका क्या है थोड़ा सा प्रोसेस में और बता देता हूँ। ये केवल उनके लिए हैं जो बैंक वगैरह में उनको कैसे डिटेल बना के भेजनी है और कहाँ ईमेल भेजनी है, इस पर्टिकुलर में बना के भेजना है उनको। ठीक है जी। और इसके अलावा जो है ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है आपके लिए भी, सबके लिए। क्वेश्चन एग्जामिनर कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछ सकता है। आफ्टर रिसीविंग द रिक्वेस्ट इन डिजायर्ड फॉर्म विद इन 15 डेज और सो, 15 दिन से पहले जो है वो आफ्टर रिसीविंग द रिक्वेस्ट इन द डिजायर्ड फॉर्म विद इन 15 डे और सो, द नेम ऑफ द कॉन्टैक्ट डिटेल ऑफ द ट्रेनिंग एजेंसी, जो 4 ऊपर एजेंसीज हैं, हु हैज़ बीन अवार्डेड द सेड असाइनमेंट shall be shared. This is advisable. It is advisable to send the training request at least 20 days before the desired date for training. The cost of these training shall be borne by the PFRDA. PFRD इसका बोन करेगा। वो पूछ सकता है इसके ऊपर क्वेश्चन किसी भी टाइम में कि जो इसके लिए APY के लिए ट्रेनिंग दी जाती है तो उसका खर्चा कौन उठाता है? PFRD। The APY POP are requested to utilize the faculty for capacity building at their end. तो ये बैंक्स वगैरह में मैं रहा हूँ, लोगों को स्कीम्स का कई बार नहीं पता होता, BC को नहीं पता होता, तो उनके लिए आप ट्रेनिंग जो बैंक वाले हैं या आप NGO हैं, पोस्ट ऑफिस वाले हैं, तो उस पर वो कंडक्ट करवा सकते हैं। डिफरेंट जो डिपार्टमेंट हैं, DC ऑफिस हैं, SDM ऑफिस हैं, ये कंडक्ट करवा सकते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो इसके अलावा अभी जो आजकल जो चल रहा है APY के बारे में ही हम डिस्कस कर रहे हैं। ये एक मिशन सरकार ने चलाया हुआ है 2022-2023 में, मिशन डिजिटल @APY। इसका मकसद क्या है? कई बार हो सकता है कि वो पूछ ले APY में आजकल कौन सा मिशन सरकार ने 2022-23 में चलाया हुआ है। PFRD इज़ प्लीज टू लॉन्च द मिशन डिजिटल @APY कैंपेन 2022-2023 इन द era of digitalization and in line of the government of India's missions Digit India. It is essential to source new API account through digital mode as well. The campaign aims to improve the percentage of the enrollment of API accounts through digital mode. For declaration of the scorecard, रिस्पेक्टिव डाटा नीड टू बी शेयर्ड बाय द बैंक्स। तो ये बैंक्स वगैरह के लिए है। बाकी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में उसमें भी पूछ सकता है, वो नीचे लिख देगा 3-4 इस तरह के बना के, तो आपको ये टिक कर देना है कि कौन सा मिशन चल रहा है इनका आजकल। इसके बाद हम देख लेते हैं एक और मिशन चल रहा है इसके बारे में, PFRD के बारे में। उसका नाम है मिशन अपग्रेड। अपग्रेड मीन जिस किसी व्यक्ति ने 1000 वाली पेंशन ली है तो उसको अपग्रेड करे। सरकार कहती है अब इनकम बढ़ गई है, उसको 2000 में, 3000, 4000, 5000 में। तो इसकी जो डेट है वो है 1 जुलाई 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 तक। ये पूछ सकता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद ये जो उन्होंने एक एडवर्टाइजमेंट दी हुई है PFRD ने, PFRD प्लीज़ टू इन्फॉर्म द मिशन अपग्रेडेशन, जो कि 1 जुलाई 2022 से शुरू हो गया है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देने जा रहे हैं, स्पेशली PFRD का या RBI या NABARD या SBI का, उसमें ये पूछ सकता है, SEBI का। तो अब करेंटली जो है उसने देखो पॉइंट दिया है, अराउंड 80% ऑफ द एनरोलमेंट अंडर API आर अंडर ₹1
10,000 पेंशन अमाउंट। मतलब ये पूछ सकता है कि जैसे 4,40,00,000 हमारे पास APY इनरोल्ड हो चुके हैं, तो उसमें से कितने परसेंट जो हैं वो 1,000 वाले हैं, तो 80%। 3,60,000 44 4 40 या 44, तो 3,56,00,000 जो हैं हमारे पास अभी भी जो हैं वो 1,000 वाले APY हैं हमारे देश में। तो वो कहती सरकार कहती है कि उनको अपग्रेड करो ताकि उनकी पेंशन बढ़ जाए। तो नेक्स्ट हम देखते हैं। अब इसके यहाँ पर जो है ये भी एक एडिशनल मैंने हरे रंग में डाला है, ये सिर्फ PRF के एक्ट 19 सितंबर 2023 को एक्ट के अनुसार बना था और 1 फरवरी 2014 को PFRD में ये रेगुलेट हुआ था। ये केवल एक नॉलेज चेक है, थोड़ा सा ब्रेक देने के लिए। इसके आगे हम यहाँ तक स्कीम हमारी होगी है, इसके आगे हम इसको रिव्यू करेंगे, रिवीजन करेंगे और कुछ इसमें मैंने सर्कुलर डाले हुए हैं वो फास्ट से पढ़ेंगे। अब इसके अलावा इसमें APY में वो कहता है कि जो इसमें कंट्रीब्यूशन करता है उसमें इनकम टैक्स का क्या बेनिफिट मिलता है। तो उसमें सेक्शन 80 CCD सब सेक्शन 1 के अंतर्गत मिलता है, तो ये नोट कर लेना, ठीक है जी। बाकी तो थ्योरी है, ये मेन इम्पोर्टेंट आपके लिए है। तो अगर आपको वो 80 CCD लिख देता है तो ठीक है। अगर उसने पेपर में 80 CCD लिखा हुआ है एक पॉइंट में और दूसरा लिखा हुआ है 80 CCD ब्रैकेट में 1, ये जो सब सेक्शन 1 है, तो आपने ये मतलब जो एक 1 वाला है वो टिक करना है। सब सेक्शन 1 है इस सेक्शन का, तो उसके अंतर्गत इसमें आपको इनकम टैक्स बेनिफिट मिलता है नागरिक को जो इसमें वो पेमेंट करता है। तो ये नोट कर लीजिए पॉइंट, बाकी थ्योरी है। इसके अलावा इसमें एक पार्शियल मॉडिफिकेशन जो हुई वो हम वैसे पहले डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी बता देता हूँ। ऑन द जो ऑप्शन 3 थी कि वो जो 60 साल से अगर डेथ हो जाती है 60 साल से पहले, तो उसका जो स्पाउस है वो उसका मेंबर बन सकता है। ये वही है, वो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ आपको। तो ये है पॉइंट वो, तो जहाँ वो कंटिन्यू कर सकता है या उसका स्पाउस जो है वो उसके फ़ंड वापस ले सकता है। इसको यहाँ ज़्यादा नहीं करेंगे डिस्कस, ठीक है। अब एक और जो आई है नोटिफिकेशन आई थी सरकार की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से, वो इम्पोर्टेंट थी रिगार्डिंग आधार APY के साथ। आधार एज आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, ये वर्ड बहुत इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। ये सर्कुलर 2017 में आ गया था आधार के लिए। फॉर डिलीवरी ऑफ सर्विसेज और बेनिफिट ऑफ सब्सिडीज सिंप्लीफाइज द गवर्नमेंट डिलीवरी प्रोसेस, ब्रिंग इन द ट्रांसपेरेंसी and efficiently and enable beneficiary to get their entitlement directly in a convenient and seamless manner, and Aadhaar omits the need for producing multiple documents to the prove one identity, and whereas the Department of Financial Services therein वो उन्होंने ये नोटिफिकेशन निकाली थी भी आधार जो है ये नोट कर लो आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट है अंडर APY। बाकी स्कीमों में भी हो चुका है, तो उसमें कुछ वर्ड जो इस सर्कुलर में इम्पोर्टेंट हैं वो आपको दिए हैं। अगर किसी के पास आधार नहीं है तो जो सर्विस प्रोवाइडर हैं या PFRD उसकी ड्यूटी है उसको वो प्रोवाइड कराना, वो इसी सर्कुलर में लिखा हुआ है। और इसमें एक और जो वर्ड PFRD के लिए उसने यूज़ किया है, ये अक्सर वो पूछ लेता है हु इज़ द रेगुलेटर ऑफ द APY। तो रेगुलेटर इज PFRDA है उसका जो है, ठीक है जी। तो ये एक वर्ड यहाँ पर बहुत अच्छा मिल गया जो आप अक्सर कई बार बच्चे मेरे से पूछ लेते थे। तो ये रेगुलेटर कौन है, ये इसके ऊपर वो क्वेश्चन डाल देता है। इसके अलावा जो है वो जस्ट ए मिनट, जो हमारे पास इंटरमीडियरी पूछता है वो हु आर द इंटरमीडियरीज इन द सॉरी जरा एक मिनट, हाँ, जो हमारे पास ब्रांचेस ऑफ बैंक एंड पोस्ट ऑफिस हैं। द स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड थ्रू द रेगुलेटर ऑफिस एंड ब्रांच ऑफ द बैंक एंड पोस्ट ऑफिस। ये आधार के बारे में लिख रहा है, पर उसने बैंक के जो ब्रांचेस हैं और जो पोस्ट ऑफिस हैं उनके लिए क्या वर्ड यूज किया है, इंटरमीडियरीज। इसके ऊपर वो कई बार क्वेश्चन डाल रहा है एग्जामिनर, ठीक है। और इसके अलावा जो मिनिमम मंथली पेंशन देनी है उसमें अगर अमाउंट कम हो जाता है, द सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटी द मिनिमम मंथली पेंशन एंड मेक इट
को कंट्रीब्यूशन, अगर उसमें कमी हो जाती है तो उसमें वो को कंट्रीब्यूशन करेगा, जिसको कि क्या बोलना है, बेनिफिट बोलता है। देयर इन हेयर इन आफ्टर रेफर एज द बेनिफिट, ये वर्ड इंपॉर्टेंट मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूँ, ये पेपर में पूछ रहा है वो। फॉर द एलिजिबल बेनिफिशरी फॉर विच द एक्सपेंडिचर इज इंकर्ड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ये जो डिफरेंस है, को कंट्रीब्यूशन है, बेनिफिट है, ये कहाँ से पे होना है, कंट्रीब्यूशन फंड ऑफ द इंडिया। ये क्या है, आर्टिकल 266 में लिखा हुआ है, और इसको ऑडिट कौन करता है, सी है जी। ये मैंने एडिशनल लिखा है, यूपीएससी या पीएफआरडी में ये कई बार ये क्वेश्चन ये पूछ लेता है। जो हमारा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है वो किस आर्टिकल में है, तो इसमें से भारत सरकार जो है इस फंड में से डेबिट करके सब्सक्राइबर को जो जिसमें कमी है वो एज ए बेनिफिट या को कंट्रीब्यूशन देगी मिनिमम को पूरा करने के लिए। ठीक है जी, तो यही चीज़ थी, ज़्यादा बेनिफिट है। तो इसमें आगे आप पढ़ सकते हो सेक्शन 7 ऑफ आधार। ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, लेकिन जो रिसर्च वगैरह कर रहे हैं या स्टूडेंट हैं उनके लिए पॉइंट इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग दिस। तो अब इसके अलावा जो है उसने बड़ा क्लियर किया है, एन इंडिविजुअल एलिजिबल फॉर रिसीविंग द बेनिफिट अंडर द स्कीम इज हियर बाय रिक्वायर्ड टू फर्निश प्रूफ ऑफ द पोजेशन ऑफ द आधार नंबर, उसको पोजेशन देना पड़ेगा, और अंडरगो आधार ऑथेंटिकेशन। अगर नहीं है तो आगे उसने यही इसमें लिखा हुआ है कि उसको UIDAI से लगवाना पड़ेगा। अगर वहाँ पर वो नहीं है, उस तालुका में, उस तहसील में नहीं है, तो आगे उसने सारा क्लियर किया हुआ है ये। तो इन केस अगर सब्सक्राइबर के पास आधार नहीं है, देयर इज नो आधार एनरोलमेंट सेंटर, अगर उस सेंटर पे कोई ब्लॉक, तालुका या तहसील में नहीं है, द रेगुलेटर थ्रू इट्स ऑफिस एंड द इंटरमीडिएट मीन PFRDA और बैंक और पोस्ट ऑफिस इज रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड आधार एनरोलमेंट फैसिलिटीज़ एट द कन्वीनियंट लोकेशन इन द कोऑर्डिनेशन। तो ये उनकी ड्यूटी है सब्सक्राइबर को ये प्रोवाइड कराना, उसके बिना उसका बेनिफिट वो उसने क्लियर कर दिया, किसी भी कीमत पर नहीं रुकना चाहिए। ठीक है जी, तो यही आगे वो सब कुछ उसने लिखा हुआ है। तो प्रोवाइडेड टिल द टाइम आधार इज असाइन टू द इंडिविजुअल बेनिफिट अंडर द स्कीम शैल बी गिवन टू सच इंडिविजुअल सब्जेक्ट टू द प्रोडक्शन ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट, नेमली क्या क्या डॉक्यूमेंट उसने प्रोवाइड करने हैं, इफ़ ही और शी हैज़ इनरोल्ड हर और हिज आधार एनरोलमेंट ID स्लिप, उसके पास अगर है, और ए कॉपी ऑफ द ऑफ हर और हिज रिक्वेस्ट मेड फॉर आधार एनरोलमेंट एज स्पेसिफाइड इन द सब पैराग्राफ B ऑफ द पैराग्राफ 2 बिलो। तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर उसके पास है तो उसको बेनिफिट देना पड़ेगा, जो हमारे सर्विस प्रोवाइडर हैं, PFRDA हैं। ठीक है जी, तो उसके बेस पे उनका वो राइट आप नहीं रोक सकते मेरे भाई। तो ये हैं वो, सॉरी, यस, बैंक और पोस्ट ऑफिस पासबुक की फ़ोटो, परमानेंट अकाउंट नंबर, पैन आधार, ये सारी डिटेल दी हुई है। तो इनको आप अगर ये वो प्रोड्यूस करता है तो सर्विस प्रोवाइडर इंटरमीडियरीज को ये उनको अकोमोडेट करना पड़ेगा, उसको उसका बेनिफिट वो देना पड़ेगा। ये सारा सर्कुलर है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गज़ेट नोटिफिकेशन में है। ठीक है जी, तो ये आप लोग देख सकते हैं। यस, तो ये सर्कुलर 15 इन केस द बेनिफिशरी ऑफ द स्कीम आर, ये बड़ा क्लियर पॉइंट है, ये थोड़ा सा नोट करना पड़ेगा आपको, क्योंकि इसके ऊपर वो क्वेश्चन पूछ सकता है मेन में, PFRD में। In case the beneficiary of the scheme are not able to enroll for Aadhaar due to non-availability of the enrollment center in the nearest vicinity, such as in the block or taluka or the tehsil, the regulator through its offices and the intermediaries are required to create Aadhaar enrollment facilities at the convenient location, and the beneficiary may be requested to, वो खोल कर उसको वो रिक्वेस्ट करेगा कि आप क्या करें कि उस आधार सेंटर पे जाके इनरोल वर गिवन बाय द नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर एक्सेट्रा, जो भी रिक्वायरमेंट है
उसके गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस के साथ उसको देकर वेब पोर्टल के ऊपर द शैल कम इनटू द इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन। अब ये सारे देश में लागू हो गई जब ये सर्कुलर आया, एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ असम, मेघालय एंड जम्मू कश्मीर। वहाँ पर उस टाइम ये लागू नहीं हुई, वहाँ कुछ फैसिलिटीज़ नहीं थी, कुछ प्रॉब्लम जो भी थी गवर्नमेंट की या कुछ भी था, हम उस पर नहीं जाएंगे अभी क्योंकि हमारा टारगेट APY है। तो इनको छोड़कर वो लागू हो गया सर्कुलर, ठीक है जी। इसके बाद एक और सर्कुलर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो 1 अक्टूबर से ये जो बंद हो गया है उसके बारे में ये सर्कुलर है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये आप देख लीजिए, ये अब यहाँ तक जो थी गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन एक्सेट्रा थी वो हमने कर दी है। इसके बाद हम इसका रिव्यू करेंगे, फटाफट करेंगे, जल्दी से करेंगे। APY जो है 1000, 2000, 3000, 5000 के लिए होती है, शुड भी सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। लेकिन उसमें एक थोड़ा सा वो चेंज आ गया है, वो मैंने आपको पहले से ही बता दिया है कि अगर 18 से 40 होना चाहिए। और उसमें अगर पोस्ट ऑफिस सब्सक्राइबर कैन ज्वाइन APY थ्रू ए बैंक ब्रांच, पोस्ट ऑफिस थ्रू ऑनलाइन ऑफलाइन मोड जो भी वहाँ पर अवेलेबल है उसके थ्रू उसको APY की फैसिलिटीज़ मिलेगी। इट इज़ मैंडेटरी टू प्रोवाइड नॉमिनेशन एंड स्पाउस डिटेल इन द APY अकाउंट। ये मैंडेटरी है, सरकार ने की हुई है, जो सब्सक्राइबर है उसको ये देनी पड़ेगी। ये वर्ड कई बार पूछ रहे था क्या ये ज़रूरी है, येस दिस इज़ ज़रूरी, ये बहुत आवश्यक है, ठीक है जी। तो इसके अलावा जो है ये हमने पहले भी देख लिया, मंथली, क्वार्टरली और हाफ ईयरली बेसिस पर वो ऑटो डेबिट फैसिलिटी के सारा सेविंग अकाउंट से करेगा। ये रिव्यू कर रहे हैं हम। अब ये प्रैन के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। प्रैन का नाम है परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट एंड कंट्रीब्यूशन अंडर APY। वो इसके थ्रू सारी ट्रांजैक्शन वगैरह करेगा। ये हर एक सब सब्सक्राइबर को ये प्रोवाइड कराते हैं। जो है प्रैन जो है वो ज़रूरी है, सबको दिया जाता है और उसको संभाल के रखना सब्सक्राइबर को, ठीक है। तो इसके बाद जो है सब्सक्राइबर कैन रिक्वेस्ट द इशू ऑन द फिजिकल प्रैन कार्ड आफ्टर पेइंग द रिक्वेजिट सम एट द वेबसाइट। तो इस वेबसाइट पर करके वो फिजिकल भी जो है वो ले सकता है। अब ये एक बहुत ज़रूरी है, इसमें पॉइंट जो है ये थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं प्रैन के बारे में। ये जो ज़रूरी थे मैंने वो डाल दिए हैं इसमें ताकि आपको किसी भी तरह की ये प्रॉब्लम ना आए। It is observed that a large number of complaint and grievance are being received। grievance के बारे में भी आगे सर्कुलर है, वो मैं दिखाऊंगा आपका, थोड़ा सा और बने रहिए 10 मिनट। are being received from the APS in physical form and through post or online reviewing the statement of the account in the respective PRAN। तो इसके लिए सरकार ने वो प्रोवाइड कर दी है। लोगों ने कंप्लेंट वगैरह की थी, ग्रीवेंस दी थी। टू फैसिलिटेट स्मूथ असेस टू देयर अकाउंट्स, CRA NSDL was provided the option of online account view facilities subscriber of Atal Pension Yojana to be the statement of the account ESOT और द परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर। प्रैन का नंबर है, इसके ऊपर 1-2 पेपर में उसने इसकी वो भी पूछ लिया, प्रैन का फुल नंबर बताइए। तो परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर ये नोट कर लीजिए। इसके अलावा थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या है, अटल पेंशन जो फिजिकल ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट विल बी सेंट, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन के में पूछ सकता है पेपर में। आफ्टर इनरोलिंग इनटू अटल पेंशन योजना फिजिकल ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट विल बी सेंट वंस इन अ ईयर टू द रजिस्टर्ड एड्रेस EI द एड्रेस प्रोवाइडेड बाय द सब्सक्राइबर आफ्टर इनरोलिंग द ATM। तो उसके ऊपर जो है वो कहता है वंस जो है 1 साल में ये भेजनी है। ऑल द क्वारी रिलेटिंग टू APY अकाउंट कंट्रीब्यूशन शुड बी मेड टू द APY SP ब्रांच थ्रू ओनली और थ्रू CGMS। आपको कोई भी काम जो सब्सक्राइबर को है वो APY सर्विस प्रोवाइडर के पास ब्रांच में जाना पड़ेगा पहले, ठीक है जी। तो और इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्टेटस ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ द कम्युनिकेटेड बाय द CRA NSDL थ्रू पीरियोडिक SMS अलर्ट ऑन द रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, और उसके सब्सक्राइबर को प्रोवाइड कराना है, ठीक है जी। हाँ, और मॉडिफिकेशन ऑफ सब्सक्राइबर डिटेल अंडर APY, अगर कुछ भी है वो भी आपको APY SPI जो ब्रांच है, सर्विस प्रोवाइडर है, बैंक या डाकखाना, वहाँ पर देनी पड़ेगी। आपने एड्रेस चेंज करवाना है, फ़ोन नंबर चेंज करवाना है, तो आपको मॉडिफिकेशन के लिए फॉर्म जो है वो मिलेगा। उसके ऊपर आपने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट के साथ वहाँ पर वो देनी है ज़रूरी। तो इसके ऊपर पूछ लेता है कि कहाँ पर वो देनी है मॉडिफिकेशन के लिए, तो APY SPY ब्रांच सर्विस प्रोवाइडर लिख सकता है वहाँ पे।
POP लिख सकता है, इंटरमीडिएट्स लिख सकता है, तो इसका मतलब एक ही है। और उसके लिए ऑनलाइन भी जो है डाउनलाइड इसकी जो एप्लीकेशन है वो डाउनलोड आप कर सकते हैं। ये उसका एड्रेस दिया हुआ है। चेंजिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम क्वार्टरली कंट्रीब्यूशन टू द मंथली कंट्रीब्यूशन और फ्रॉम हाफ ईयरली कंट्रीब्यूशन टू द क्वार्टरली कंट्रीब्यूशंस एटसेट्रा मे बी डन आफ्टर सबमिशन ऑफ द रिटर्न रिक्वेस्ट। इसके लिए रिटर्न रिक्वेस्ट चाहिए। वो इस पर क्वेश्चन कई बार डाल देता है कि ये रिक्वेस्ट देनी तो कैसे होगी, नीचे वो 3-4 लिख लेगा, टेलीफोनिकली, वर्बली, रिटर्न, ये वो 3-4 वो डाल देगा। नॉन ऑफ दी तो आपको ही रिटर्न करना है। APY स्क्वायर टू द APY SPI ब्रांच। देना कहाँ पर है? यहाँ पर। कोई भी काम करना है आपको सब्सक्राइबर को वहाँ पर जाना पड़ेगा। अब अपग्रेड और डाउनग्रेड के बारे में है, क्योंकि ये सरकार का अब इस टाइम वो भी चल रहा है, मिशन भी चल रहा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। APY सबसे कैन अपग्रेड डाउनग्रेड देयर पेंशन अमाउंट वंस इन ए फाइनेंशियल ईयर। ये थोड़ा सा पढ़ लीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। द फीचर इनेबल टू यूजर टू चेक द डिफरेंशियल अमाउंट। इसके बारे में पूछ लगता है जो डिफरेंशियल, क्योंकि अगर आप नीचे से अपग्रेड करेंगे तो नेचुरल है कि आपको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा। अगर डाउनग्रेड आते हैं तो आपके पैसा फालतू हो जाएगा, वो आपको वापस मिलेगा। वही इसमें दिया हुआ है। द फीच टू बी रिसीव्ड बैक एज पर द न्यू गारंटीड पेंशन अमाउंट। क्योंकि जो पेंशन कम्प्लीट कर लिया है तो उसमें आपको वो या तो आपका डिपॉजिट होगा या आपको रिसीव होगा। हायर अमाउंट नीड टू बी डिपॉजिटेड इन द केस ऑफ अपग्रेड एंड द एडिशनल कंट्रीब्यूशन वुड बी रिटर्न टू द सब्सक्राइबर इन केस ऑफ डाउनग्रेड। तो इसको रिटर्न हो जाएगा। इसके ऊपर भी वो क्वेश्चन बना सकता है, पूछ सकता है, तो बी केयरफुल। अब इसके बाद वो कभी भी इसमें एक और पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है वो है स्विचिंग फैसिलिटी इज अवेलेबल एनी टाइम वंस इन ए ईयर। वंस इन ए ईयर है वो, फॉर विच APY सब्सक्राइबर मॉडिफाइड फॉर्म अवेलेबल। मॉडिफिकेशन ये फॉर्म है, उसके ऊपर एक बार वो सुविधा ये ले सकता है। अप से डाउन जाना है या डाउन से नीचे जाना है, एक साल में एक बार, एनी टाइम वंस इन ए ईयर, ये सर्कुलर बता रहा है वो। तो APY ब्रांच के ऊपर वही देना उसको, SPY ब्रांच पे भी। टू बी अपग्रेड पेंशन amount means to increase in the pension amount of the subscriber and the downgrade the pension amount means to decrease the pension amount to the subscriber। ठीक है जी। अब उसके बाद वही एग्जिट के बारे में है, वही सर्कुलर मैंने दोबारा से यहाँ पर डाल दिया है, तो वो हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं। तो ये मैं दिखा रहा हूँ आपको स्क्रीन। तो उसमें आपको वही APY SP ब्रांच मीन्स सब्सक्राइबर के पास ही एप्लीकेशन सबमिट करनी है। तो ठीक है जी। डेथ की केस में भी ये वही चीज़ लिखी हुई है जो हमने पहले 1-2 बार डिस्कस कर चुके हैं इसमें, तो इसके ऊपर ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। केस ऑफ डेथ एटसेट्रा तो सर्कुलर का मैंने वो डाल दिया है। ठीक है जी। तो एक और जो चीज़ है इसमें, जो पॉइंट हमने डिस्कस करना है, ऑन द डेथ ऑफ APY अकाउंट सब्सक्राइबर आफ्टर 60 ईयर द मंथली गारंटीड पेंशन शैल बी पेएबल टू द स्पाउस। तो उसके स्पाउस को शुरू हो जाएगी। और द सब्सक्राइबर एंड इन द एब्सेंस ऑफ सब्सिक्वेंट डेथ ऑफ द स्पाउस, अगर स्पाउस भी नहीं है, द पेंशन वेल्थ कॉर्पस, उसमें क्या बनेगा, 1000 के पीछे में जो पेंशन वेल्थ या कॉर्पस बनता है वो 1,70,000 बनता है। मतलब कि 1,70,000 1000 के पीछे है। अगर आपकी 2000 पेंशन है तो 3,40,000, अगर 3000 है तो 5,10,000 रुपया, और अगर 4 है तो 6,80,000 रुपया। अगर 5000 की आपकी पेंशन है तो 8,50,000 आपके नॉमिनी का एज अकोमोडेटेड एज पर द पेंशन प्लस सब्सक्राइब शैल बी पेएबल टू द नॉमिनी ऑफ द सब्सक्राइबर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आगे और बता रहा हूँ, ये डबल अंडरलाइन कर रहा हूँ। द नॉमिनी हैज़ टू बी समवन एल्स अदर दैन द स्पाउस ऑफ द सब्सक्राइबर, क्योंकि सब्सक्राइबर का जो स्पाउस है उसको तो बेनिफिट है ही है, पेंशन मिल जानी है। तो इसलिए नॉमिनी आपको किसी और पर्सन को एज पर द नॉमिनेशन एक्ट जो है उसके अनुसार, वैसे तो कोई भी नागरिक हो सकता है, वो उसकी मर्जी है, वो किसी को भी, अपने रिलेटिव को या किसी दूसरे को भी बनवा सकता है नॉमिनी। ठीक है जी। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये जो पॉइंट है ये मैंने ग्रीन में दिया है, ये देख लेना। 1000 के पीछे 1,70,000 रुपये मिलता है नॉमिनी को, 5 के पीछे 8,50,000 रुपया, क्योंकि ये अदरवाइज़ कहीं मेंशन नहीं है, सिर्फ जो इसका चार्ट है उसमें मेंशन है, जो इनका चार्ट है उसके ऊपर ये मेंशन किया हुआ उसने। APY मोबाइल एप्लीकेशन, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है पॉइंट, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है मैं इसमें वो लिख रहा हूँ। APY मोबाइल एप्लीकेशन इज अवेलेबल फॉर APY यूजर्स
फ्री ऑफ कॉस्ट, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इस पर कोई चार्ज नहीं लगता। वेयर रिसेंट 5 कंट्रीब्यूशन कैन बी चेक एंड ट्रांजेक्शन स्टेटमेंट एंड ई प्रान कैन ऑल्सो बी डाउनलोड एनी टाइम विदाउट पेइंग एनी चार्ज। इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं लगता, उसने क्लियर कट लिखा हुआ, आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है जी, अपने जो रजिस्टर्ड मोबाइल है उसके ऊपर। एंड्रॉयड यूजर कैन डाउनलोड APY मोबाइल एप्लीकेशन फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर बाई टाइपिंग APY एंड NPS लाइट इन द सर्च ऑपरेशन। तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये पूछ सकता है क्या वो डाउनलोड कर सकता है? यस, कर सकते हैं मोबाइल एप्लीकेशन। उसके ऊपर 5 रिसेंट कंट्रीब्यूशन हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। सॉरी। अब इसके बाद एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है, इसके ऊपर वो अक्सर क्वेश्चन पूछ लेता है, रेजिंग ग्रीवेंस अंडर APY। सब्सक्राइबर कैन एनी टाइम रेज ग्रीवेंस फ्री ऑफ कॉस्ट एंड फ्रॉम एनीवेयर बाय विजिटिंग, ये उसमें साइट दी हुई है, विजिटिंग उसके ऊपर जाके वो कहीं भी डाल सकता है, और थ्रू CGMS। CGMS जो है सेंट्रल ग्रीवेंस मैनेजमेंट सिस्टम है, उसके ऊपर भी वो डाल सकता है, और थ्रू इसके डालने के बाद अपने आप जो है उसके पास वो आगे फॉरवर्ड कर देते हैं, और उसके बाद उनका सब्सक्राइबर रेज द ग्रीवेंस विल बी अलॉटेड ए टोकन नंबर अगेंस्ट द ग्रीवेंस रेज। सब्सक्राइबर में चेक द स्टेटस ऑफ द ग्रीवेंस अंडर चेक द स्टेटस, इसके ऊपर वो चेक कर सकता है। तो इसकी क्या क्या है, कैसे उसको डील करना है, सर्विस प्रोवाइडर क्या करेगा, PFRD क्या करेगा, लोकपाल क्या करेगा, वो मैं अभी आपको सर्कुलर दिखा देता हूँ। उसका सर्कुलर जो है वो 2016 में आया था। ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, पेपर ऑफ पॉइंट से, हर पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, बैंकर के लिए भी, रिसर्चर के लिए भी, टीचर के लिए भी, गवर्नमेंट के लिए भी। डिफरेंट स्कीम्स जो डिफरेंट पेपर हैं, PFRD, SEBI, UPSC, NABARD एक्सेट्रा, डिफरेंट में वो पूछ रहा है इसके बारे में। तो इसको थोड़ा सा आप ज़रूर देख लीजिए। एज यू मे बी अवेयर, APY is launched by the Government of India and it is the administrated by the PFRD under the NPS architect. The APY comes within the ambit of section 12(1)(b) of the PFRD Act, and hence it is governed by the relevant provision of the PFRD Act and the rule and regulation framed thereunder. This तो ये 29 जनवरी 2015 को जो है वो इनक्लोज हुआ था, और इसमें क्या क्या आगे होना है। As per the redressal of the subscriber grievance scheme, the first port of call for any grievance is the intermediary concerned, mean service provider, बैंक, पोस्ट ऑफिस। अगर किसी भी सब्सक्राइबर ने कोई भी ग्रीवेंस करनी है, कोई भी उसकी शिकायत है, सबसे पहले उसको बैंक में या सर्विस प्रोवाइडर या इंटरमीडियरी के पास वो जाना पड़ेगा, सब्सक्राइबर जिसका वो है, बैंक का या जिसका भी है। और उसके बाद क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। ये बहुत अच्छी लाइंस हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। एज पर द रेगुलेशन एवरी ग्रीवेंस रीच्ड बाय द सब्सक्राइबर शुड बी डिस्पोज्ड ऑफ विद इन ए पीरियड ऑफ 30 डेज। वो 30 डेज में डिस्पोज होनी चाहिए ऑफ इट रिसिप्ट्स, एंड ए फाइनल रिप्लाई शुड बी प्रोवाइडेड टू द कंप्लेनेंट containing details of the regulation or disposal of the complaint within the proper and justified reason in writing। अगर ये नहीं रिजॉल्व होती 30 डेज में तो फिर क्या होगा, द अनरिजॉल्व्ड ग्रीवेंस कैन बी एक्सीलेटेड बाय द सब्सक्राइबर टू द NPS ट्रस्ट हु शैल फॉलो अप विद द कंसर्न्ड इंटरमीडियरी फॉर एड्रेसल ऑफ द ग्रीवेंस। जो सब्सक्राइबर है वो NPS ट्रस्ट को फॉरवर्ड कर सकता है, कैन फॉर फर्दर। अगर उसका वो रिड्रेसल नहीं होता 30 डेज़ में, वो बैंक नहीं करता, पोस्ट ऑफिस नहीं करता, सर्विस पे, तो सब्सक्राइबर उसको NPS में ट्रस्ट में भेजेगा। और फिर क्या होगा, NPS को भी वो अनरिजॉल्व जो है 30 डेज़ के अंडर 30 दिन आगे उसको मिलेंगे। द ग्रीवेंस unresolved behind 30 days after escalation to NPS trust can be further the ombudsman। उसके बाद लोकपाल के पास हो जाएगा। अगर 30 डेज़ के बाद वो भी नहीं करता, और जो लोकपाल है, ombudsman है, वो क्या कर सकता है, उसके पावर क्या है, देखो वो बड़ी सख्त है। इसके बारे में क्वेश्चन पीछे आया है, डाल भी सकता है। और जो उसके बाद पावर है टू गिव डायरेक्शन
or order as consider appropriate, including compensation and interest up to the sum of rupees 10 lakh। 10 लाख तक वो जो है वो डायरेक्शन और ऑर्डर कर सकता है कंपनसेशन और इंटरेस्ट के रूप में, और उसका रेगुलेशन नंबर 25 है रिसर्च पर्सन के लिए। तो ये पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 30 डेज़ ब्रांच जो है उसका, फिर उसके बाद एनपीएस का 30 डेज़ में नहीं होता। तो अमेंडमेंट जो लोकपाल है, ग्रीवेंस अनरिजॉल्व्ड बिहाइंड 30 डेज़ आफ्टर एस्केलेशन टू एनपीएस ट्रस्ट कैन बी फर्दर एक्सीलेटेड द ombudsman बाय द सब्सक्राइबर। सब्सक्राइबर जो है वो लोकपाल ombudsman के पास भी जा सकता है, और ombudsman की जो पावर है वो 10 लाख रुपए तक है। ये पॉइंट क्वेश्चन में आ सकते हैं, तो इसलिए इसमें डाला है सर्कुलर। तो ये बहुत अच्छा है, आप देख लीजिए। इसके अलावा वही आगे कोई ज़्यादा नहीं है। सर्कुलर का नेक्स्ट पोर्शन है भी पॉलिसी बनाएगा बैंक वगैरह, डिटेल ग्रीवेंस पॉलिसी, ठीक है जी। तो उसको करना पड़ेगा सिस्टम में, वो फॉलोअप का है, तो वो होता ही होता है, ठीक है जी। तो इसको आप पढ़ सकते हैं, कोई ज़्यादा इसके बारे में क्वेश्चन नहीं आ सकता। 2 लेवल की ग्रीवेंस होगी, डिटेल्ड जो पॉलिसी जो है वो इंटरमीडिएट जो है सर्विस प्रोवाइडर वो बनाएगा, ठीक है जी। तो सब ब्रांचों वगैरह के लिए जो है ये सर्कुलर है। इसके अलावा 1-2 सर्कुलर और हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। और एट प्रेजेंट पीएफआरडी ने क्या हैज़ इनेबल्ड सेवरल ऑनलाइन फीचर्स फैसिलिटीज़। ये 6 तरह की जो हैं सेवरल में, ये 6 तरह की ऑनलाइन फैसिलिटीज़ जो हैं वो पीएफआरडी ने प्रोवाइड की हुई हैं फॉर द सब्सक्राइबर। ग्रीवेंस मॉड्यूल, एपीवाई अपग्रेड व्यू, डाउनग्रेड व्यू, एपीवाई ई पैन कार्ड स्टेटमेंट व्यू, आधार सीडिंग, एपीवाई एट द रेट ऑफ ईएनपीएस मोबाइल एप्लीकेशन। तो ये पॉइंट आपको पूछ सकता है। इनमें 3 डाल के एक वैसे अपने पास से डाल देगा, वो कहेगा जी कौन सी नहीं है जो फैसिलिटीज़ जो हैं वो। और ये फैसिलिटीज़ कौन सी हैं? असेस देयर अकाउंट विदाउट विजिटिंग द बैंक पोस्ट ऑफिस। इंटरमीडिएट या सर्विस प्रोवाइडर बैंक पोस्ट ऑफिस में जाने की ज़रूरत नहीं है सब्सक्राइबर को, वो ये 6 जो हैं वो ऑनलाइन भी व्यू कर सकता है। तो ये आपने देख लेना है मेरे भाइयों। और आगे एक सर्कुलर है, ये भी इम्पोर्टेंट है, अपलोड ऑफ आवर ड्यू कंट्रीब्यूशन फाइल अंडर एपीवाई। तो इसके बारे में डिटेल दी है। ये सर्कुलर भी अभी 2021 में आया 30 जुलाई को, तो इसकी मैं थोड़ी सी डिटेल आपको बता देता हूँ। ये बहुत अच्छी है। प्लीज़ रेफर आवर सर्कुलर डेटेड दिस एंड दिस सेविंग बैंक अकाउंट। अब इंश्योर कंप्लाइंस ऑफ टाइम लाइन्स of the remittance of the APY contribution deducted from subscriber's saving bank account to the trustee bank and upload the subscriber contribution files SCF उसको बोलते हैं, subscribers contribution file SCF। As per the circular, the upload of the files containing subscriber record into CRA system and remittance of fund collected towards APY to trust bank or to the completed by the bank to on the second day of the PRAN जब उसका अपग्रेड जनरेट हो गया तो मीन T+1 में मीन जिस दिन ये जनरेट हो गया पैन, उससे नेक्स्ट डेट उसके जो फंड्स हैं सेविंग अकाउंट से ट्रस्ट में और आगे वो पहुंच जाने चाहिए। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और फर्दर जो है फर्दर वाइड द सर्कुलर डेटेड दिस सीक अप्रूवल ऑफ पीआर। अगर ये नहीं होता तो अगर वो चाहता है फर्दर वाइड सर्कुलर नंबर दिस पीआर हैज़ एन एक्सेप्शन इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म फॉर वेवर ऑफ ओवर ड्यू इंटरेस्ट फॉर अपलोड ऑफ कंट्रीब्यूशन फाइल इफ इट इज कुड नॉट बी परफॉर्म बाई एपीवाई विद स्टिपुलेटेड टाइमलाइंस। अगर नहीं की है तो उसमें कुछ उन्होंने इसको वेवर ऑफ के लिए सर्कुलर में लिखा है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। बस अब हम वापसी बंद की तरफ ही हैं, मतलब क्लोज में की तरफ ही जा रहे हैं। इट इज़ आल्सो प्रेज बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइडेड गारंटीड पेंशन बेनिफिट अंडर एपीवाई बेस्ड ऑन द कम्युनिटेड कॉर्पस क्रिएटेड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एज पर द कंट्रीब्यूशन मेड बाय द एपीआई सब्सक्राइबर एंड एनी डिलेड ट्रांसफर ऑफ कंट्रीब्यूशन विदाउट ओवर ड्यू इंटरेस्ट will lead to a loss of opportunity for timely investment of the contribution and loss of the returns on such investment for the delayed period. Such loss of
ऑन इन्वेस्टमेंट रन विल लीड टू ए लेसर अकोमोडेशन पेंशन कॉर्पस टू द APY सब्सक्राइबर। इसके ऊपर वो क्वेश्चन बना सकता है, ऊपर पॉइंट लिख देगा, नीचे 3-4 लाइनों में ये टिक के पूछ लेगा। फिर क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर उसमें कोई वेवर चाहता है बैंक किसी कारण, ठीक है जी, तो पर उसमें क्या कर दिया पब्लिक सेक्टर में हाईएस्ट एरोची से, मतलब उसको जल्दी निपटाने के लिए, अगर तो वो वेवर 5,000 रुपये तक है और पब्लिक सेक्टर बैंक है, उसका चीफ मैनेजर उसको लेटर को साइन करेगा। अगर RRB है तो जनरल मैनेजर अप टू 50,000। अगर 5,000 से ज़्यादा है तो पब्लिक सेक्टर बैंक का जनरल मैनेजर और RRB का चेयरमैन जो है उस पर साइन करेगा, ठीक है जी। और ये जो नोटिफिकेशन है वेवर ऑफ ODI, हैंस दीज बैंक्स आर रिक्वेस्टेड टू एयर टू द अबव साइन ऑफ ग्रेड विद सबमिटिंग ODI वेवर रिक्वेस्ट प्लीज। द इंस्ट्रक्शन वुड बी एप्लीकेबल फ्रॉम द 1 अगस्त 2021 से ये लागू हो चुकी हैं। तो अब हम लगभग समाप्ति की तरफ जा रहे हैं। सिर्फ ये लास्ट सर्कुलर इसमें मैंने डाला है जो अभी जस्ट 2021 में आया है और ये लागू हो चुका है। ये है गाइडलाइंस फॉर द ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ टू बी फॉलोड बाय द पॉइंट ऑफ प्रेजेंस, सब जो हैं उनके लिए है, APY के लिए। और उसमें ये जो है सर्कुलर का नाम है, और ये जो इम्पोर्टेंट है इसमें, ये 1 अप्रैल 2022 से लागू हो चुकी है। इसके लिए एक अलग से भी हमने वीडियो डालनी है, वो डाल रहे हैं POP का भी, उसको कितना TAT लगेगा, कितनी पेनल्टी लगेगी। 1 अप्रैल 22 से ये लागू हो चुके हैं, क्योंकि ये अभी अभी आई है, तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट पूछ सकता है वो डेट। जो POP के लिए जो उन्होंने गाइडलाइंस इशू की हैं APY के लिए, ईच PPI शैल अडेयर टू द गाइडलाइंस ऑफ ऑल ऑपरेशन। तो जो फील्ड में होती हैं वो फील्ड में आपको दिखा देता हूँ, लेकिन डिटेल में जो है वो अलग से सर्कुलर में डालेंगे, क्योंकि लगभग 1 घंटा और 40 मिनट की ये वीडियो हमारी हो चुकी है और 2 या 3 मिनट और लगेंगे। तो ये इसमें ये ABCDEFG इसमें दी हुई हैं। सर्विस स्टैंडर्ड के लिए, स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर के लिए, कंट्रीब्यूशन मैनेजमेंट प्रोसीजर के लिए, रिपोर्ट एंड डिस्क्लोजर के लिए, रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंस, एग्जिस्टिंग प्रोसेसिंग और अदर फंक्शन के लिए POP दिया गया है, SOP दिया गया है POP के लिए। तो उसके लिए अलग से एक वीडियो आप मेरी देख सकते हैं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी तक जो है APY में 4,40,000 तक जो है वो हो चुकी हैं इनरोलमेंट। और इसके अटल पेंशन योजना में हेल्प डेस्क का जो नंबर है कहीं, और वो भी कहीं एग्जामिनेशन में पूछा है, 1800111069 है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरा सहयोग दिया और भी की है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको शेयर ज़रूर करें, नीडी पर्सन को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और मेरी बेस्ट विशेस हैं आप सबको, सब नागरिक को भारत के, और आप APY के एक मेंबर बनिए, जो भी 18 से 40 के बीच में एलिजिबल हैं और जो इस कैटेगरी में आते हैं, जिनको कि लेटर स्टेज पे इनकम की बहुत ज़रूरत है, वो सबको ही है, पेंशन की हर नागरिक को ज़रूरत पड़ता है। तो आप सब इसके नागरिक बनिए। दूसरों को गिफ्ट भी आप दे सकते हैं ये स्कीम, पहली इंस्टॉलमेंट या फुल टाइम के लिए, जैसा भी आपका हो। तो यू आर अगेन थैंक यू फॉर वाचिंग दिस माय वीडियो। मैं एक और वीडियो के साथ आपको मिलूँगा, तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं नोबल यूथ को। आई विल मीट यू अगेन विद न्यू वीडियो बाय ऑन नोबल यूथ यूट्यूब चैनल। थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू। आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। थैंक यू।